नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों, वैलिडेशन में आज मैं आपके लिए लाया हूं हायर पेंशन से रिलेटेड एक बहुत ही रिमार्केबल और बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को एक बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट दिया है जो उन सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन जिन के हायर पेंशन के फॉर्म ये कहकर रिजेक्ट कर दिए कि भाई उनके जो पीएफ ट्रस्ट के रूल्स है वो अलाउ नहीं करते उनको हायर पेंशन लेने के लिए। दोस्तों, जितने भी अनएग्जेम्प्टेड ट्रस्ट है इन सब के फॉर्म्स मैक्सिमम तौर पर रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं, यही बोल बोलकर कि उनके रूल्स में एक क्लॉज डाला गया है जहां पर वो लोग सीलिंग से बढ़कर पेंशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, और इसी क्लॉज को यूज करते करते ईपीएफओ ने लाखों फॉर्म्स रिजेक्ट कर दिए। इसमें कुछ प्राइवेट कंपनीज भी है, इसमें कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी है, और इसमें ऐसे कई सारे छोटे मोटे सोसाइटीज भी है जिनकी खुद की एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट है, और उनकी पीएफ ट्रस्ट रूल में कहीं ना कहीं ये लिख दिया गया था कि भाई जो सीलिंग ईपीएफओ की थी 6,500 की या 15,000 की, उसको क्रॉस कर ईपीएस में कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जा सकता। और समझने वाली बात यह है दोस्तों कि ये सारे रूल्स जो थे उस समय के ईपीएफ के जो रूल्स थे उससे बिल्कुल अलाइंड थे, मतलब सरकारी रूल से अलाइंड थे, और सरकारी रूल से अलाइन करने का खामियाजा इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को मिल रहा था, और सिर्फ इस रूल को बता बताकर ईपीएफओ सबके फॉर्म रिजेक्ट करते जा रहा था। उसी के साथ साथ दोस्तों 18 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर ईपीएफओ ने रिलीज किया था जहां पर यह बताया था कि हायर पेंशन का एप्लीकेशन जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो एक बेसिस होगा कि भाई आपका जो पीएफ ट्रस्ट है उसके रूल्स कैसे होंगे, और अगर रूल्स पहले अमेंड नहीं किए गए तो सुप्रीम कोर्ट का 2022 का जो जजमेंट है उसके आने के बाद आप अमेंड भी नहीं कर सकते। अब दोस्तों, ये जो सर्कुलर था ये सर्कुलर बहुत हानिकारक साबित हुआ और तकरीबन 10 लाख फॉर्म पूरे भारत भर में रिजेक्ट कर दिया गया था। दोस्तों, 10 लाख फॉर्म की बात नहीं है, फॉर्म है उस उम्मीद की, फॉर्म है वो मतलब बात है उस ओल्ड एज सपोर्ट की जो सीनियर सिटीजन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो अब हमको पेंशन बढ़कर मिलेगी, अब हम शायद हमारा बुढ़ापा आराम से बिता सकेंगे। लेकिन इन सारी उम्मीदों पर ईपीएफओ ने बुरी तरह से पानी फेर दिया था, और दोस्तों इसीलिए कलकत्ता हाईकोर्ट का ये जो जजमेंट आया ये बहुत ऐतिहासिक माना जाएगा। इस जजमेंट की खासियत यह है कि इस जजमेंट में 15 डिफरेंट रिट पिटीशन को एक साथ कंबाइन करके ये जजमेंट दिया गया। मतलब कि बहुत सारी अलग अलग कंपनी के अलग अलग एम्प्लॉयज जो थे उन्होंने अलग अलग तरह से अपने अपने रिट पिटीशन डाले थे, और जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई ली तो उनको पता चला कि ऐसे कई सारे केसेस है जो ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक पे यहां पर लिस्टेड है, तो क्यों ना इन सबको एक साथ कंबाइन कर लिया जाए और कंबाइन करके एक जजमेंट दिया जाए। ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों, या ये जो रिट पिटीशन है, इसकी खासियत ये है कि इसमें बहुत सारे पब्लिक सेक्टर भी है, इसमें बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स भी है, इसमें बहुत सारे ऐसे यूनिट्स भी है जो एग्जेम्प्टेड थे। अगर कुछ कंपनीज के नाम लेकर आपको बताऊं तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ही जो इसको प्लांट है वो इसमें इन्वॉल्व है, जो दुर्गापुर प्लांट है वो इसमें इन्वॉल्व है, हिंदुस्तान केबल्स नाम की कंपनी है वो इसमें इन्वॉल्व है, भारत पेट्रोलियम इसमें इन्वॉल्व है, मतलब कि बीपीसीएल जो कंपनी है वो इस पिटीशन का पार्ट है। उसी तरह से एक कॉन्टाई कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एक अर्बन सोसाइटी थी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक थी, वो भी दोस्तों इस रिट पिटीशन का पार्ट है। मतलब कि बीपीसीएल, सेल, इसको, दुर्गापुर प्लांट, कॉन्टाई बैंक एंड हिंदुस्तान केबल्स, ऐसी अलग अलग कंपनी, डिफरेंट कंपनी एक ही जजमेंट में पहली बार यहां पर आई है, और ये सारे एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट है, और इसीलिए सारे कंपनीज के लिए ये जजमेंट एक साथ वैलिड हो जाता है। दोस्तों, आज का जो जजमेंट है ये बहुत लंबा जजमेंट है, तकरीबन 81 पेजेस का जजमेंट है, लेकिन इसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया है जहां पर सारे पिटिशनर्स जिन जिन ने केस डाला था उन सबका जो डिटेल्स दिया है वो दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि इनकी समरी क्या थी। उसके बाद हम जाएंगे कि ईपीएफओ ने क्या रिस्पांस दिया था, और उसके बाद जो कोर्ट का फाइंडिंग था उसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो इसको बनाऊंगा नहीं, क्योंकि जो इनिशियल 35 पेजेस है दोस्तों उसमें ब्रीफ दिया गया सारे कंपनीज के एम्प्लॉयज के बारे में, उनको इंट्रोड्यूस करने के बारे में। तो उसका जो एक समरी है दोस्तों वहां से हम शुरू करेंगे, और सीधा हम 35-36 पेज से आगे बढ़कर ईपीएफओ के का जो रिस्पांस था वो सुनेंगे, और जो कोर्ट का फाइंडिंग था वो सुनेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे भुगत भोगी है जिनका फॉर्म ईपीएफओ ने एक्चुअली रिजेक्ट कर दिया है, तो आपने जजमेंट आखिरी तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जजमेंट आपको भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कलकत्ता हाई कोर्ट का 14 नवंबर का वो ऐतिहासिक जजमेंट जहां पर बहुत सारे एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, अलग अलग कंपनी को एक साथ लाके हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो।
तो दोस्तों जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो जजमेंट था ये कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट है और इसमें जो जज साहब है उनका नाम है जस्टिस शंपा दत्त पॉल। अब यहां पर जो पहला रिट पिटिशन है 15459 ऑफ 2025 अनुराधा रॉय एंड अदर्स, ये बेस पिटिशन था और इसके साथ अलग अलग पिटिशंस, अनिल राय जी का जो पिटिशन था, रमेश कुमार मुंद्रा का पिटिशन था, सुभाष चंद्र मलिक का पिटिशन था, ऐसे कई अलग अलग लोगों के 15 पिटिशन दोस्तों यहां पर एक साथ कंबाइन कर लिए गए और कंबाइन करके आपको एक साथ में यहां पर जजमेंट दिया गया है। ये समझने वाली बात है। अगर किसी को दोस्तों इस जजमेंट की कॉपी चाहिए तो कलकत्ता हाई कोर्ट के वेबसाइट पे जा सकता है। वहां पर रिट पिटिशन और सिविल ऑफेंसेस का जो सेक्शन होता है वहां पर जाके WPA 15459 ऑफ 2025 ये यहां पर सर्च कर सकता है तो आपको ये जजमेंट कॉपी मिल जाएगी। वैसे बहुत सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स पर ये कॉपी वैसे ही स्प्रेड हो चुकी है और इसका एक छोटा सा लिंक दोस्तों मैं यहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप यहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। या तो आप कलकत्ता हाईकोर्ट के वेबसाइट पे जाके WPA 15459 ऑफ 2025 ये रिट पिटिशन नंबर आप डालेंगे तो आपको ये जजमेंट मिल जाएगा। अब दोस्तों केस की ब्रीफ सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जितने पिटिशनर्स थे इनकी प्रेयर क्या थी। वैसे डिटेल में इस जजमेंट में दिया गया, लेकिन अगर मैं एक एक जजमेंट एक एक पिटिशनर का केस अगर आपको बताऊंगा तो इसमें तकरीबन 1 घंटा इसी में निकल जाएगा और इसीलिए दोस्तों एक समरी करके मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों कोई भी जजमेंट आता है तो उसके 3 हिस्से बने रहते हैं। पहला वो कि भाई लोगों की जो प्रेयर है, जो पिटिशन डाला गया है उसका कारण क्या है, कि पिटिशन क्यों डाला गया है। दूसरा होता है उनके आर्ग्यूमेंट सुनना और तीसरा होता है कोर्ट का फाइंडिंग। जो पहला सेक्शन इस जजमेंट का है वो बहुत लंबा है क्योंकि 15 अलग अलग रिस्पोंडेंट्स की अलग अलग प्रेयर यहां पर एन्यूमरेट की गई है और उसकी एक समरी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे हर एक का केस आपको समझाने जाऊंगा तो दोस्तों 1 घंटा उसी में निकल जाएगा और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मैं आपको एक समराइज करके बताऊंगा कि इसमें क्या हो रहा है। दोस्तों जो डिफरेंट डिफरेंट PSUs है या डिफरेंट डिफरेंट एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट है उनके नाम अगर लेना चाहो तो सेल है, सेल की डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स है उन्हें डाला, मतलब कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और उसके डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स। भारत पेट्रोलियम BPCL जो है उसके अलग अलग डिविजन से अलग अलग लोगों ने यहाँ पर केस डाला हुआ है। एक कौनताई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है बंगाल में, उनके लोगों ने केस डाला हुआ है। हिंदुस्तान केबल्स के लोगों ने इसमें केस डाला हुआ है। ऐसे अलग अलग PSUs के या अलग अलग एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के लोग यहाँ पर केस डाल चुके हैं जिनके 15 पिटिशंस कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक साथ लिए थे। उसके साथ दोस्तों जो कॉमन पॉइंट है, ये सारे जो एम्प्लॉइज है जिन्होंने ये केस डाला हुआ है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, ये सारे के सारे 1 सितंबर 2014 के वक्त अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग थे। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 2022 का, उसमें क्लियरली लिखा था कि हायर पेंशन का बेनिफिट सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो 1 सितंबर 2014 से आगे वर्किंग होंगे। तो ये सारे जितने भी पिटिशनर्स है ये इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरी तरह से फुलफिल करते थे। दूसरी बात थी कि जब EPFO ने हायर पेंशन का पोर्टल ओपन किया था तो इन सारे लोगों ने सही टाइम लिमिट के अंदर अपना अपना एप्लीकेशंस दे दिया था। अब यहाँ पर एप्लीकेशन जो है उनके स्टेटसेस अलग अलग है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एप्लीकेशन उन लोगों ने भरा, उनके एम्प्लॉयर ने उसको आगे किया और आगे करने के बाद EPFO उन एप्लीकेशंस के ऊपर बैठ गया, उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया। ये पहला कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी है दोस्तों, EPFO तक फॉर्म पहुंच गया, EPFO ने देखा कि भाई ये लोग एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट में आते हैं। 18 जनवरी 2025 का EPFO सेंट्रल ऑफिस का एक सर्कुलर आता है जिसमें लिखा गया है कि भाई आपको जो भी डिसीजन लेना है वो लेना है ट्रस्ट रूल्स के ऊपर और कोई भी अमेंडमेंट 4/11/2022 के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसके बाद अलाउड नहीं होगा ट्रस्ट रूल्स में। तो इसको देखकर फॉर्म जैसे EPFO के पास पहुंचा, EPFO ने बोला कि आपका ट्रस्ट रूल जो है उसमें एक प्रोविजन दिया गया कि आप सिर्फ और सिर्फ सीलिंग लिमिट पर ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इस ट्रस्ट रूल को यूज करके EPFO ने उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। दूसरा केस था। तीसरा केस ये दोस्तों जहां पर डिमांड लेटर इश्यू हो चुका था, लोगों ने पैसे भर दिए थे और हायर पेंशन की राह देख रहे थे और तकरीबन 6-7 महीने का गैप होने के बाद में EPFO ने उन सब के एप्लीकेशन रिजेक्ट करके उनके पैसे उनको वापस दे दिए या अभी तक उनके भरे हुए पैसे उनको वापस नहीं दिए हुए, लेकिन हायर पेंशन देने से मना कर दिया। ये दोस्तों तीसरा केस था। जो चौथा केस था ऐसा था जहां पर डिमांड लेटर इशू हुआ, लोगों ने पैसे भरे, उनकी हायर पेंशन भी स्टार्ट हुई लेकिन एरियस नहीं आया था और कुछ महीने की हायर पेंशन मिलने के बाद में फाइनली EPFO ने उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है और उनको अभी तक पैसे वापस दिए कि नहीं दिए इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उनको हायर पेंशन आगे से नहीं दी जाएगी, इस पे EPFO ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है।
जो पांचवा केस है वो ये है कि जहां पर एरियस भी लोगों को मिल चुका है, हायर पेंशन भी शुरू हो चुकी है, एरियस भी मिल चुका है, लेकिन अब ईपीएफओ कहता है कि आप एलिजिबल नहीं है क्योंकि हमारे हेड ऑफिस ने 18 जनवरी 2025 को ऐसे सर्कुलर निकाला था और आपका एरियस और पेंशन हमने पहले सेटल कर दिया था। 18 जनवरी 2025 के पहले आपको पूरा पैसा दे दिया गया है। तो अब जो भी एरियस आपको दिया है, अगर वो आपकी भरी हुई राशि से ज्यादा है तो आपको पैसे वापस करने होंगे, और अगर वो कम है तो बचा हुआ डिफरेंशियल हम आपको वापस कर देंगे और आपको हायर पेंशन नहीं देंगे। ऐसी 5 कैटेगरी जिनका फॉर्म ही नहीं पहुंचा या जिनका फॉर्म पहुंचा और ईपीएफओ उसके ऊपर बैठ गया। कुछ ऐसे केसेस जहां पर डिमांड लेटर इशू हुआ लेकिन हायर पेंशन इशू नहीं हुआ, वैसे केसेस। जहां पर डिमांड लेटर इशू हो गया, हायर पेंशन शुरू हो गई लेकिन एरियस नहीं आया, वैसे केसेस। जहां पर एरियस भी मिल गया है लेकिन अब एरियस मिलने के बाद में ईपीएफओ बोल रहा है कि फॉर्म नहीं होगा। ऐसे अलग अलग केसेस दोस्तों यहां पर है। अब जब ट्रस्ट रूल्स की बात कर रहे हैं तो 2 क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बाहर आता है। पहला क्लॉज है जहां पर ट्रस्ट रूल कहते हैं कि आप सीलिंग के ऊपर जाके कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अब ये जो क्लॉज था कि सीलिंग के ऊपर जाके कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये क्यों था? ये इसलिए था क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का 2022 का जजमेंट नहीं आया तब तक दोस्तों एक्चुअली हायर पेंशन की बात चल ही नहीं रही थी। और क्योंकि हायर पेंशन की बात नहीं चल रही थी तो बाय डिफॉल्ट आप एक्चुअल वेजेस पे, जो आपकी एक्चुअल बेसिक प्लस जीए, उसके ऊपर आप पेंशन ले ही नहीं सकते थे। तो भाई किसी भी ट्रस्ट ने इस रूल को एक्चुअली अमेंड किया ही नहीं। और जब ये रूल बनाए गए थे, ये ईपीएफओ का जो एक्ट है 1952 का, उसके साथ अलाइंड एक्ट था। मतलब ईपीएफओ का रूल तब तक कहता था, या जो लॉ था वो कहता था कि आप सीलिंग तक ही पैसा दे सकते हो। तो इन्होंने भी रूल बनाया, जो ट्रस्ट थे उन्होंने भी रूल बनाया कि हम भी सीलिंग तक ही पैसा दे सकते हैं। लेकिन जब हायर पेंशन देने का ऑप्शन आया, तो दोस्तों उसके ऊपर बहुत लंबे समय तक स्टे चल चुका था। अब इसका थोड़ा सा इतिहास आपको समझना पड़ेगा। ईपीएफ एक्ट जब पहली बार लॉन्च हुआ 1952 में, तो उसमें बोला गया कि हमेशा एक सीलिंग डिस्क्राइब की जाएगी। उस सीलिंग के बेसिस पर ही आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन होगा और उसी के बेसिस पर आपका ईपीएस का कंट्रीब्यूशन होगा। जब 1995 में ईपीएस लॉन्च हुआ था, अब पहली सीलिंग थी 5,000 की, फिर सीलिंग हुई 6,500 की, और 2014 में वो सीलिंग बढ़ के हो गई 15,000 रुपए की। 1995 और 1996 में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हुई। पहले तो ईपीएस लॉन्च हो गया, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम लॉन्च हो गई, और जो फैमिली पेंशन स्कीम ईपीएस की चलती थी उसको यहां पर रिजेक्ट कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। तो नहीं है कि ईपीएस 1995 करके स्कीम यहां से चली। अब पहली बात आती है कि आपका जो पीएफ है उसमें अगर आपको एक्चुअल बेसिक और डीए के ऊपर अगर आपको पैसे डालने, एक्चुअल वेजेस के ऊपर अगर आपको पैसे कंट्रीब्यूट करने और एम्प्लॉयर भी तैयार है पैसे डालने के लिए, तो उसके लिए एक फॉर्म इशू किया गया जिसको कहा था 26/6। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को और उसके एम्प्लॉय को एक्चुअल वेजेस के ऊपर पीएफ में कंट्रीब्यूट करना है तो फॉर्म 26/6 भरना होगा। उसी के साथ साथ जब ईपीएस आया तो उसमें एक फॉर्म 11(3) का जॉइंट ऑप्शन फॉर्म आया कि किसी को अगर हायर पेंशन चाहिए, मतलब कि अगर किसी को एक्चुअल वेजेस के ऊपर कंट्रीब्यूट करना है तो उसको फॉर्म 11(3) यूज करना होगा। अब इस जजमेंट में आप देखेंगे फॉर्म 26/6 और 11(3) बहुत बार यूज किया है, इसलिए मैं पहले बता देता हूं। 26/6 उसके लिए है जहां पर पीएफ में आप सीलिंग के ऊपर जाके कंट्रीब्यूट करेंगे। 11/3 उसके लिए कि जहां आप सीलिंग के ऊपर जाके पेंशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। पहला पीएफ के लिए, दूसरा पेंशन के लिए। अगर यहां पे आपको क्लैरिटी आ गई तो शायद हम आगे यहां से बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों जितने भी ट्रस्ट रूल्स थे उसमें पहला था सीलिंग का क्लॉज, कि सीलिंग दी गई थी, सीलिंग के ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन मैक्सिमम ट्रस्ट रूल में एक सेफगार्ड क्लॉज भी था। उसमें जनरली 31A, 31(1) ऐसे अलग अलग क्लॉजेस हो सकते हैं। हर ट्रस्ट के रूल्स अलग अलग होते हैं, लेकिन सबका जो एक भाव था, जो एक इमोशन था उस क्लॉज का, वो यही था कि अगर हमने जो भी ट्रस्ट रूल बनाए हैं, अगर वो ईपीएफ रूल्स के, ईपीएफ लॉ के अगेंस्ट जाते हैं या किसी कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट जाते हैं, और वो जो भी जजमेंट या जो रूल ईपीएफ एक्ट में अमेंडमेंट के तौर पर आया हुआ है, अगर वो लोगों को बेनिफिशियल है, तो ट्रस्ट रूल में कुछ भी लिखा होगा तब भी वो बेनिफिशियल रूल ट्रस्ट के एम्प्लॉयज को अप्लीकेबल हो जाए। अब क्या होता है, जब कोई भी लॉ बनता है तो टाइम टू टाइम अमेंड होते रहता है, उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता है। फिर बहुत सारे कोर्ट केसेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग मैंडेट्स आते हैं, और वहां पर बहुत बेनिफिशियल चीजें किसी भी सिस्टम में ऐड होते रहती है। तो ये सेफगार्ड क्लॉज इसलिए डाला गया था कि अगर ट्रस्ट रूल में
कोई ऐसी चीज है जो पुराने किसी रूल्स के बेसिस पर ट्रस्ट रूल में डाली गई थी, लेकिन कुछ नया अमेंडमेंट ईपीएफ एक्ट में हो चुका है, या कोई नया जजमेंट आ चुका है जो एम्प्लॉय को ज्यादा बेनिफिशियल है, तो वो बाय डिफॉल्ट अप्लीकेबल होगा। किसको अप्लीकेबल होगा? जितने भी एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के एम्प्लॉइज है उस ट्रस्ट के, उनको अप्लीकेबल होगा। ऐसा बहुत सारे ट्रस्ट रूल्स में दोस्तों ये सेफगार्ड क्लॉज डाला गया है। और जब ईपीएफओ ने फॉर्म्स रिजेक्ट करना शुरू किया ये कहकर कि आपके ट्रस्ट रूल्स में सीलिंग का एक प्रोविजन है, सीलिंग को हम क्रॉस नहीं कर सकते, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज ने और बहुत सारे एम्प्लॉयर ने यह आर्गुमेंट दिया कि उसी ट्रस्ट रूल में एक सेफगार्ड क्लॉज भी है जिसको यूज कर हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई भी ऑर्डर कोर्ट का या कोई भी ईपीएफ का अमेंडमेंट बेनिफिशियल है तो हमको अप्लीकेबल होगा। और 2022 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है वो बहुत बेनिफिशियल है और इसलिए बाय डिफॉल्ट हमको अप्लीकेबल हो जाता है। हमको कोई भी ट्रस्ट रूल का अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये भी क्लॉज हमारे इसमें है, लेकिन ईपीएफओ ने बहुत सिलेक्टिवली जो उनके फायदे का क्लॉज था वो यूज किया, लेकिन जो एम्प्लॉय के फायदे का क्लॉज था वो यूज नहीं किया। और इसीलिए ये सारे के सारे पिटीशन आज कोर्ट में लड़े जा रहे हैं। तो दोस्तों इस जजमेंट को सुनने से पहले जो समझने वाली समरी है वो ये है कि अलग अलग एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के लोगों ने केसेस डाले। केसेस का बेसिस था कि भाई ईपीएफओ ने ट्रस्ट रूल बताकर जो फॉर्म रिजेक्ट किया है वो गलत किया है। वो गलत इसलिए किया है क्योंकि हर ट्रस्ट रूल में या मैक्सिमम ट्रस्ट रूल्स में दो तरह के क्लॉजेस थे। पहला था सीलिंग क्लॉज, दूसरा था सेफगार्ड क्लॉज। और ईपीएफओ ने सिर्फ और सिर्फ सीलिंग क्लॉज को मद्देनजर रखते हुए फॉर्म रिजेक्ट किए, जबकि सेफगार्ड क्लॉज को पूरी तरह से यहां पर इग्नोर किया गया है। और यही शायद ईपीएफओ ने सही तरह से लॉ फॉलो नहीं किया, ऐसा इन सबका कहना है। और दोस्तों इतना ही नहीं, जो 18 जनवरी 2025 का ईपीएफओ का सर्कुलर है उसको भी बहुत बुरी तरह से इस पिटीशन में चैलेंज किया गया। यही पिटीशन है जो सारे प्रॉब्लम्स का रूट कॉज है। अगर ये सर्कुलर नहीं आता तो शायद एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट को इतनी दिक्कत नहीं जाती, लेकिन ये जब सर्कुलर आया तो उसमें लिखा गया था कि हायर पेंशन की एप्लीकेशन डिस्पोज करने से पहले आपको एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के पीएफ ट्रस्ट रूल्स चेक करने होंगे। और ये जो ट्रस्ट रूल आप चेक कर रहे हो ये एक्चुअली इन लाइन है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, मतलब कि जो चेकिंग हो रही है ये इन लाइन है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद आप इन ट्रस्ट रूल्स को अमेंड नहीं कर सकते। अब इन पिटिशंस में सबसे बड़ा जो चैलेंज दिया है पिटिशनर्स ने वो ये दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहीं पर भी एक बार भी ट्रस्ट रूल की बात नहीं की गई है। तो आप जब सर्कुलर इशू करते हो तो सर्कुलर में ये किस तरह से लिख सकते हो कि ट्रस्ट रूल को चेक करना ये इन लाइन है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ। सुनील कुमार एंड अदर्स का जो केस था 2022 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी पीएफ ट्रस्ट रूल्स की बात नहीं की है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये चीज कही है कि भाई कुछ ट्रस्ट है जो एग्जेम्प्टेड है और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जिनका जो पीएफ है वो ईपीएफओ खुद हैंडल करता है, तो वो एग्जेम्प्टेड नहीं है। तो ऐसे अनएग्जेम्प्टेड और एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट को हम अलग अलग ट्रीट नहीं कर सकते, इन सबको एक साथ ट्रीट करना होगा, वरना दो कैटेगरी ऑफ सिटीजन्स हम लोग इस देश में बना देंगे और ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे संविधान के खिलाफ है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इसलिए जो भी फैसिलिटी एग्जेम्प्टेड अनएग्जेम्प्टेड ट्रस्ट को दी जाएंगी वही फैसिलिटी एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट को भी दी जाएंगी। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है और कहीं पर भी ट्रस्ट रूल नहीं यहां पर मेंशन किया है। और ये दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज है। और एक पिटीशन ये भी था कि भाई ये जो 18 जनवरी 2025 का सर्कुलर है उसको स्क्वैश कर दिया जाए, उसको खारिज कर दिया जाए। तो दोस्तों ये है बेसिक समरी इस केस की। अब चलिए बढ़ते हम उस मुद्दे के ऊपर जहां पर कोर्ट ने जो ईपीएफओ की दलील है वो सुनी, उनका जो आर्गुमेंट है वो सुना और उसके ऊपर क्या फाइंडिंग्स थी। मैं समझता हूं कि अभी तक का जो भी आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दिया ये थोड़ा लंबा था, लेकिन आप इस बात को अप्रिशिएट कीजिए कि ये जजमेंट 81 पेजेस का है, जिसमें से इनिशियल 35 पेजेस सिर्फ और सिर्फ पिटिशनर्स की प्रेयर्स में दी गई है। अगर मैं एक एक चीज आपको पढ़ के बताऊं तकरीबन 1 घंटा आपको लग जाता उस चीज को पढ़ने में और समझने में, लेकिन मैंने थोड़ा डिटेल में स्टडी करके इस बात का एक समरी बनाकर आपको बताया कि कितने कैटेगरी ऑफ केसेस थे, अलग अलग आदमी की किस तरह से अलग अलग सिचुएशन थी, किस किस स्टेज पे उसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, ट्रस्ट रूल्स में कितने तरह के क्लॉज थे जिसको ईपीएफओ ने देखा या जिसको इग्नोर किया, ट्रस्ट रूल्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है। ये पूरी समरी दोस्तों आपके सामने पेश करने में थोड़ा समय तो लगेगा। और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो लंबा हो रहा है तो दोस्तों इतना ऐतिहासिक जजमेंट सुनने के लिए आपको पेशेंस रखना होगा।
अगर आप कहेंगे कि मुझे फायदा भी चाहिए, मुझे इंफॉर्मेशन भी चाहिए और मुझे फास्ट समरी में चाहिए, तो नहीं हो सकता, क्योंकि 81 पेजेस का जजमेंट है, उसको डिटेल में पढ़ना होगा। और इसके लिए मैं बहुत एफर्ट करके आपके सामने केस ला रहा हूं। अगर आपको एफर्ट पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भाई आपको एफर्ट पसंद आ रहा है। क्योंकि होता क्या है, मैं बहुत सारे वीडियोस के कमेंट्स देखता हूं, तो बहुत सारे लोग लिखते हैं कि आप बहुत लंबा लंबा वीडियो बनाते हो। अरे भाई, अगर मैं लंबा लंबा वीडियो नहीं बताऊंगा तो वो निटी गिटीज कैसे बताऊंगा जिसके बेसिस पर आप जाके कोर्ट में केस लड़ोगे। अगर ये निटी गिटीज आप छोड़ देंगे तो आप केस डेफिनेटली हार जाएंगे, आपके वकील सही केस नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि वकील केस आर्ग्यू करता है, लेकिन उसको जो इनपुट दिया जाता है वो इंडिविजुअल को देना पड़ता है, पिटिशनर को देना पड़ता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ भी जस्टिस हो तो आपको निटी गिटी समझनी पड़ेगी। इसीलिए जब मैं आपको समरी बता रहा हूं तो मैंने अलग अलग तरह के केसेस बताया कि आप भी किसी एक कैटेगरी में आप इसमें फॉल करते होंगे। हो सकता है कि आपका डिमांड लेटर इशू हो चुका, फिर आपका रिजेक्ट हुआ है। हो सकता है कि आपको हायर पेंशन इशू हो चुकी है, उसके बाद आपका रिजेक्ट हो चुका है। हो सकता है कि आपको एरियस नहीं आया। ऐसे अलग अलग कैटेगरी में आप बैठे होंगे। तो जब तक आप समझेंगे नहीं कि आप किस कैटेगरी में बैठते हैं और क्या ये जजमेंट मेरे लिए एप्लीकेबल है, तब तक आप सही तरह से डिसीजन नहीं ले सकते, है ना दोस्तों। तो अगर समरी आपको थोड़ी बड़ी लग रही है तो प्लीज बेयर विथ मी, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर योर बेनिफिट। अब दोस्तों, ईपीएफओ ने जो केस लड़ा है उसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स यहां पर दिए, वो हम सबसे पहले देखेंगे। यहां पर ईपीएफओ ने दो चीज कही है। पहली चीज, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एक होता है, एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है। ये सारा का सारा कंट्रीब्यूशन जाता है पीएफ में। ये हो गया पहला पार्ट। उसमें से 8.33% निकल के ईपीएस में ट्रांसफर होता है। ये होता है दूसरा पार्ट। और जब ईपीएफ एक्ट लागू हुआ था तो उसमें कुछ सीलिंग्स दिए गए थे, उसके बेसिस पर ये कंट्रीब्यूशन होता था। 12% एम्प्लॉय देता था, 12% एम्प्लॉयर देता था, और जब ये 24% जाके पीएफ में बैठता था। उसके बाद जब ईपीएस 1995 में लॉन्च हुआ तो उसमें से 8.33% निकाल के ईपीएस में ट्रांसफर कर दिया फॉर पेंशन। रिमेनिंग जो 15.67% था वो पीएफ में रहता था और एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद दिया जाता था लमसम में, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती थी अलग से ईपीएस के फॉर्मेट में। यहां लिखा था। अब जब ईपीएफ के रूल्स चेंज हुए तो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 26/6, दूसरा ऑप्शन है 11/3। ओके, 11(3) करके एक ऑप्शन आया। जो पहला ऑप्शन था 26/6, ये आपको अलाउ करता था कि आप सीलिंग से बढ़ के एक्चुअल वेजेस के ऊपर, जो आपकी एक्चुअल बेसिक प्लस जी है, उसके बेसिस पे आप पीएफ कंट्रीब्यूट करें। समझ लीजिए किसी का एक्चुअल बेसिक प्लस जी 50,000 है, तो पहले रूल अलाउ करते थे आपको सिर्फ और सिर्फ 15,000 तक ही कंट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन अगर एम्प्लॉयर मिलकर एक जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरे, जिसको 26/6 कहते हैं, और मिलकर एग्री करे कि भाई हम एक्चुअल बेसिक, जो हमारा 50,000 का बेसिक है फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर हम कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मान्यता लगेगी कम से कम असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर की मिनिमम तौर पर। अगर ये मान्यता आपको मिल जाती है तो आप आगे बढ़कर कर सकते हो। तो आपका जो 15,000 का सीलिंग है वहां पर हट जाएगा और आप पीएफ में एक्चुअल बेसिक प्लस जीए के ऊपर में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जो दूसरा ऑप्शन था जो 1996 में आया, उसमें ये बोला कि पेंशन के लिए भी आप ये कर सकते हो, आपको उसके लिए 11(3) का फॉर्म यहां पर सबमिट करना होगा। अब दो तीन केसेस हो सकते हैं। पहला कि किसी ट्रस्ट रूल ने 26/6 भरा ही नहीं, मतलब कि उन्होंने पीएफ में एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करने का क्लॉज ही नहीं भरा, तो वो लोग तो सिर्फ सीलिंग के ऊपर ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा चीज, उन्होंने पहला ऑप्शन नहीं भरा तो उन्होंने दूसरा ऑप्शन भी नहीं भरा, तो अब वो पीएफ में भी सीलिंग के ऊपर कंट्रीब्यूट करेंगे और ईपीएस में भी सीलिंग के ऊपर कंट्रीब्यूट करेंगे। जो दूसरी चीज थी वो केस कैसी हो सकती है कि भाई किसी एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर ने मिलकर पहला 26/6 भर दिया, जहां पर उन्होंने पीएफ में तो हायर कंट्रीब्यूशन ले लिया, लेकिन दूसरा 11/3 नहीं भरा क्योंकि उन्होंने पेंशन में अलाउ नहीं किया हायर वेजेस के ऊपर देने के लिए। तो पहला केस था सीलिंग के ऊपर ही दोनों चीज रह गई। दूसरा केस था पीएफ आपका एक्चुअल बेसिस पे हो गया, लेकिन जो आपका पेंशन का कंट्रीब्यूशन वो एक्चुअल बेसिस पे नहीं रहा, वो अभी भी सीलिंग बेसिस पर ही रह गया। तीसरा केस ये हो सकता है कि भाई आपने दोनों फॉर्म भरे हो, जो एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के एम्प्लॉइज उन्होंने दोनों फॉर्म भरे हो, 26/6 भी भरा हो और 11/3 भी भरा हो, और आपके पीएफ ट्रस्ट में ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं है जो आपको सीलिंग के ऊपर आके रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर ऐसा केस पूरी तरह से हो चुका है तो आपको हायर पीएफ भी मिलेगा और आपको हायर पेंशन भी मिलेगी। लेकिन मैक्सिमम केसेस पता है दोस्तों किस तरह के हैं, जहां पर 26/6 भर दिया गया या नहीं भरा, लेकिन नहीं भरने के बावजूद भी जो कंपनी है उन्होंने एक्चुअल बेसिक प्लस जीए के ऊपर ही प्रोविडेंट फंड लोगों को कट किया है। तो उन्होंने कोई भी क्लॉज नहीं भरा, लेकिन उन्होंने कट किया है क्योंकि उनको लगा कि उनके पीएफ ट्रस्ट में जो सेफगार्ड रूल्स है,
जो बाय डिफॉल्ट ये कहते हैं कि अगर कोई बेनिफिशियल स्कीम है ईपीएफ एक्ट में या कोर्ट का कोई जजमेंट आ चुका है तो अप्लीकेबल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने उस तरह की पोजीशन ली कि भाई हम तो कर ही सकते हैं, जब रूल अमेंड हो ही गया है, हमारे ट्रस्ट क्लॉज में दिया, सेफगार्ड क्लॉज है ही ट्रस्ट रूल्स में, तो हम बिल्कुल अप्लीकेबल हो गया हमारे लिए और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने ना तो 26/6 भरा, उन्होंने ना तो 11/3 भरा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने 26/6 भर दिया। अब ईपीएफओ यहां पर क्या कहता है दोस्तों, ईपीएफओ ये कहता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने पहला ऑप्शन 26/6 का भरा और दूसरा ऑप्शन 11/3 का नहीं भरा तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। जो ईपीएफओ का इंटरप्रिटेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए दोस्तों पूरी समरी मैं आपको अभी तक बता रहा था। EPFO कहता है द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट एक्सरसाइजिंग द सेकंड ऑप्शन वाज दैट दे हैड कंट्रीब्यूटेड टू अ लार्जर प्रोविडेंट फंड इंस्टेड ऑफ अ लार्जर पेंशन फंड, हेंस दे वेर डिसएंटाइटल्ड टू क्लेम पेंशन कंप्यूटेड ऑन देयर एंटायर बेसिक वेजेस। मैं फिर से एक बार आपको समझा के बताता हूं दोस्तों, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जो फॉर्म भरा है वो सिर्फ 26/6 का भरा है और 11/3 का नहीं भरा है, इसका मतलब होता है कि उन्होंने अपने लिए चूज किया है कि भाई मुझे हायर पीएफ चाहिए, मुझे हायर पेंशन नहीं चाहिए, और क्योंकि उन्होंने उस तरह का ऑप्शन चूज किया है हम उनको हायर पेंशन नहीं दे सकते। ये ईपीएफओ का बहुत बेस आर्ग्यूमेंट है। और दोस्तों इस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे जब ईपीएफओ ने फॉर्म्स रिजेक्ट किए थे तो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स को एक मौका दिया था जस्टिफाई करने का। तो उन एम्प्लॉयर ने आगे क्या कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर लिखा है they however argued that exercising the second option contained in the proviso to the unamended 11(3) of the Employees Pension Scheme 1995 had no legal value and thus they were entitled to claim a larger pension without exercising the second option. They contended that once they had exercised the first option and contributed an amount equal to 25% of their entire basic wages, it was immaterial if that contribution was made to Provident Fund Scheme or Employee Pension Scheme 1995. They contended that both the schemes were managed by EPFO, which could internally adjust the amounts between the two schemes and pay either the provident fund or pension by employees. Consequently, they contended that those who had retired from Employee Pension Scheme 1995 without exercising the option under Proviso paragraph 11(3) and had withdrawn their provident fund accumulations could still claim a larger pension if they refunded their provident fund withdrawals. Those who were still members of the Employees Pension Scheme 1995 would remain unaffected by the omission of the proviso to paragraph 11(3) of the EPS scheme if they had exercised option under paragraph 26(6) of Provident Fund Scheme. जब दोस्तों ईपीएफओ ने फॉर्म रिजेक्ट किए और एम्प्लॉयर को दिया तो एम्प्लॉयर ने कंटेंट ये किया कि भाई ये मैटर ही नहीं करता कि 11/3 भरा गया था या नहीं भरा गया था। अगर पीएफ में 24% ऑन एक्चुअल बेसिक प्लस डी हमने डिपॉजिट कर दिया है और उसी फंड से पैसा या तो पीएफ में रहना है या तो ईपीएस में रहना है, और ये दोनों की दोनों स्कीम, पीएफ की स्कीम या ईपीएस की स्कीम, अगर ईपीएफओ ही गवर्न करती है तो इससे कोई मैटर ही नहीं करता कि मेरा जो कटा हुआ पैसा है वो ईपीएस में जा रहा है या ईपीएफ में जा रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय के अकाउंट से तो एक्चुअल बेसिक प्लस डीए पर पैसा कट चुका है 24%। एम्प्लॉयर ने 12% डाल दिया है, एम्प्लॉय ने 12% डाल दिया है और वो ट्रस्ट के पीएफ में पहुंच चुका है। अब वहां से जो शिफ्टिंग करनी है वो सिर्फ एडजस्टमेंट की बात है, बुक एडजस्टमेंट आपको करनी है कि इसको पीएफ में रखना है या इसको ईपीएस में रखना है। क्योंकि अगर ईपीएस का 11/3 भर भी देते तो भी 24% से ऊपर तो नहीं कंट्रीब्यूट करते ना। अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है और किसने फॉर्म भरा है और इन दोनों का पैसा एक्चुअल बेसिक प्लस डीए पर पीएफ में जा रहा है तो पैसा तो सेम ही जाएगा, 24% ऑफ द एक्चुअल वेजेस। तो इसमें फर्क क्या पड़ता है, वो जो बुक एडजस्टमेंट है वो किया जा सकता है। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर दो केसेस हो सकते हैं, पहले जो लोग 58 ईयर्स का अटेंड करके एग्जिट हो चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन से, उन्होंने अपना पीएफ ड्रॉ कर लिया है, तो जो ड्रॉ कर लिया है उसमें से बताओ ईपीएस में कितना पैसा रिफंड करना है, हम उतना पैसा रिफंड कर देंगे, आप हमको हायर पेंशन दे दो। क्या ही मतलब बनता है कि पैसा कहां है क्यों गया है। दूसरा, जो लोग सर्विस में हैं उनके पीएफ में पैसा है, उनके पीएफ से डाइवर्ट कर लो और उनको हायर पेंशन दे दो। तो ये एम्प्लॉइज का कहना था कि भाई इस बेसिस पे उन्होंने आर्ग्यू किया है। ईपीएफओ का जो स्टांस है उसको कोर्ट आगे बोलता है, it is further stated that provident fund scheme merely accumulates the contribution with the return earned on them and pays the resulting accretion as a one time lump sum on retirement from the provident fund scheme. ईपीएफ क्या करता है, पैसा आता है उसको इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करने के बाद में उस पर जो भी एक्यूमुलेशन होता है वो वन टाइम रिटायरमेंट के वक्त आपको पीएफ के फॉर्म में दे देता है। In contrast, paragraph 12(2) of Employees Pension Scheme requires monthly contribution,
द एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम इज प्रेडिक्टेड ऑन द फॉर्मूला कंटेंट इन द पैराग्राफ 12 विच स्टेट्स। वो ये लोग बोल रहे हैं, ईपीएफओ कहता है कि ईपीएस में जो पैसा जाता है वो मंथली कंट्रीब्यूशन पे आता है और उसका जो फॉर्मूला है वो है मंथली पेंशन इज इक्वल टू पेंशनेबल सैलरी डिवाइड बाय 70 इनटू पेंशनेबल सर्विस। अब दोस्तों ये फॉर्मूला हम सबको पता है, इसके निटी-ग्रिटीज में नहीं जाएंगे। Thus, the Employees Pension Scheme 1995 plans the amount received during an employee's membership for the payment of pension for their entire life post-membership. In contrast, the Provident Fund Scheme pays the entire amount as a lump sum, resulting in the completion of liabilities under Provident Fund Scheme. वो बोलते हैं क्योंकि मंथली कंट्रीब्यूशन आता है और वो ईपीएफओ के पास आता है, तो ईपीएफओ उसको प्लान करता है, उसको सही तरह से इन्वेस्ट करता है और एम्प्लॉय जब रिटायर होता है उसको फाइनली पेंशन देता है। और पीएफ जो है वो लमसम अमाउंट देता है, एक बार दे देता है, इनका ईपीएफओ का कहना है। बेसिकली ये यहाँ पर आर्गुमेंट ये दे रहे हैं कि भाई क्योंकि हमको मंथली ज्यादा पैसा आपसे नहीं मिला तो हमने उसको सही तरह से इन्वेस्ट नहीं किया, और क्योंकि हमने सही तरह से इन्वेस्ट नहीं किया तो हम कैसे आपको हायर पेंशन दे दे। तो भाई जो पीएफ का जो पैसा आया था उसके ऊपर भी आप 8, 8.5, 12% अलग अलग टाइम पे इंटरेस्ट देते आ रहे हो, तो वो कैसे दिया? वो भी कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट ही किया था ना। ये आर्गुमेंट ईपीएफओ बार बार भूल जाता है। ईपीएफओ बस सिलेक्टिव आर्गुमेंट देता है यहाँ पर, जो उनके फायदे का हो, जो एम्प्लॉय के फायदे का हो, वो आर्गुमेंट ईपीएफओ नहीं देता। This fundamental difference between two schemes make the second option contained in the proviso to unamended paragraph 11(3) of the employee pension scheme significant। मतलब ये पूरा जो यहाँ पर तमाशा चल रहा है वो किस चल रहा है? वो इसलिए चल रहा है कि भाई ईपीएफओ को जस्टिफाई करना है कि 11/3 का जो ऑप्शन फॉर्म था वो कितना इंपॉर्टेंट था। मतलब कि पेंशन का मैं हायर वेजेस पर कंट्रीब्यूशन दूंगा, ये जब तक एम्प्लॉय डिक्लेयर नहीं करेगा तब तक उसको हायर पेंशन नहीं दे सकते, और उसके लिए 11/3 बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जस्टिफाई करने के लिए ईपीएफओ बार बार कह रहा है कि हमको अगर हायर पेंशन का पैसा पहले मिल जाता आपसे एक्चुअल बेसिक प्लस जीए पे, तो हम उसको बहुत बेहतर तरह से इन्वेस्ट करते और फिर आपको हायर पेंशन देते। लेकिन क्योंकि आपने पीएफ में पैसा रखने की बात की तो आप पीएफ लीजिए और घर जाइए। Those who did not exercise this second option clearly preferred a larger provident fund instead of a larger pension, and hence their contribution were not considered while planning the pension fund। जिन जिन लोगों ने सेकंड ऑप्शन नहीं दिया उन्होंने चूज किया है वॉलंटरीली कि भाई वो हायर पीएफ चाहते हैं और हायर पेंशन नहीं चाहते, और इसीलिए हम उनका पेंशन प्लान यहां पर प्लान नहीं कर सके, ऐसा ईपीएफओ का कहना है। और जब इस आर्गुमेंट को लीगल बैकिंग देने की बारी आती है तो ईपीएफओ आरसी गुप्ता केस जो 2018 का था और जो सुनील कुमार का केस था 2022 का, उसको कहता है कि भाई इसमें इन दोनों जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि अगर आपको हायर पेंशन चाहिए तो आपको सेकंड ऑप्शन मतलब कि 11(3) का जो जॉइंट ऑप्शन है वो आपको भर के देना पड़ेगा, जहां पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर एग्री करेंगे कि एक्चुअल बेसिक प्लस जीए पर ईपीएस में कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था। अब यहां पर देखिए ईपीएफओ किस तरह के आर्गुमेंट दे रहा है। मैं मानता हूं कि आरसी गुप्ता केस और सुनील कुमार केस, दोनों ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको 11/3 का ऑप्शन देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने नहीं दिया है तो सुनील कुमार केस आपको अलाउ करता है कि अगले 4 महीने में आप जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरो, और इसीलिए बाद में ईपीएफओ ने जाके एक पोर्टल बनाया जहां पर हम सब ने हायर पेंशन की एप्लीकेशन दी और जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरा। तो भाई जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 11/3 भरना जरूरी है तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद ही प्रोसीजर दिया था कि किस तरह से अगले 4 महीने भरा जा सकता है, और ईपीएफओ ने उसी के अगेंस्ट में हमसे फॉर्म लिए थे। तो ये कैसा कह रहा है कि हमने फॉर्म नहीं भरे थे इसलिए हमको हायर पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो प्रोविजन ही 2022 में सुनील कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो उसके बाद ही भरेंगे ना बाबू, उसके पहले भरेंगे कैसे? अब दोस्तों इसके आगे के जो आर्गुमेंट है वो बार बार ईपीएफओ यही कह रहा है कि ये जो सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इनका जो एग्जांपल लिया, इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि इनका एक प्रोविजन है रूल 11B ऑफ ट्रस्ट रूल, जो कहता है provided that where the pay of the member exceeds 15,000 per month, the contribution payable by the employer be limited to the amount of his pay 15,000 only। बार बार एक ही एक आर्गुमेंट की सीलिंग है, सीलिंग है, सीलिंग के ऊपर नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते, यही यहाँ पर 3-4 बार ईपीएफओ ने कहा है। और बार बार ईपीएफओ यहां पर जस्टिफाई कर रहा है कि जब भी फॉर्म नहीं भरा हायर पेंशन का तो उन्होंने एम्प्लॉयज ने ये चूज किया है कि उनको हायर पीएफ चाहिए, ना कि हायर पेंशन चाहिए, तो भाई अब कोई सवाल नहीं उठता इनको हायर पेंशन देने का। भाई ये पूरा केस ही सुनील कुमार का लड़ा गया था हायर पेंशन देने के लिए, आप नहीं दे रहे थे करके तो केस लड़ा था, आप दे देते तो केस ही क्यों लड़ते हम लोग। अब दोस्तों ईपीएफओ और एक बहुत स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आ रहा है, वो हम समझते हैं। ईपीएफओ कहता है कि जब आरसी गुप्ता का केस आया तो एक
वहां पर पॉइंट आया था जहां पर ये लिखा गया था that a member of the pension scheme ought to exercise both the options distinctively and affirmatively to be eligible for larger pension। और यहां पर इन्होंने बोला है कि ये जो पॉइंट नंबर 9 आपको यहां पर दिख रहा है, ये जो व्हाइट पोर्शन है, इसमें लिखा गया है कि पहले 26/6 भरिए, उसके बाद 11/3 भरिए, उसके बाद ही आपको हायर पेंशन दी जाएगी। और यहाँ पे एक चीज, ये जो येलो में मार्क किया बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हम पढ़ेंगे। Exercise of such option therefore would not foreclose the exercise of a further option under clause 11(3) of the pension scheme unless the circumstances warranting such foreclosure are clearly indicated। मतलब कि अगर आपने 26/6 भरा है तो 26/6 भरने से कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती कि आप आगे जाके 11/3 पेंशन के लिए ना भर सके। आपने ज्यादा पीएफ ऑप्ट किया, लेकिन आप चाहे तो आगे जाके हायर पेंशन भी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती unless and until the circumstances warranting such foreclosure are clearly indicated। कि कोई भी ऐसा कंडीशन तो नहीं है जो आपको रोक रहा है 11/3 भरने से, हायर पेंशन लेने से। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो फिर शायद आपको रुकना पड़ सकता है, और ईपीएफओ यहां पर इसी क्लॉज को खेल रहा है। In the present case, the circumstances foreclosing the exercise of second option referred to in above quoted para R.C. Gupta are clearly indicated in the rules of exempted provident fund trust rules framed with the consent of employees themselves। ये बोल रहे हैं कि ये जो फोरक्लोजर क्लॉज था, कि अगर कोई ऐसा क्लॉज है जो आपको 11/3 ऑप्ट करने से रोकता है तो आप 11/3 नहीं भर सकते, और ये इनके ट्रस्ट रूल में दिया है जो सीलिंग वाला क्लॉज है कि आप सीलिंग के ऊपर जाके नहीं कर सकते, ये फोरक्लोजर क्लॉज की तरह माना जाएगा, और इसीलिए हमने इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है। तो आरसी गुप्ता केस का जो जजमेंट था उसको ईपीएफओ ने यहां पर यूज करके अच्छा खेल लिया है। अब यहां पर ईपीएफओ कहता है, hence it is stated by respondents that the petitioners are stopped from exercising the second option। Further, in the case of Sunil Kumar B and others, it is held that paragraph 44(3) that those who had exercised the second option either in favor of larger provident fund or larger pension fund were bound by that option under the post amendment scheme। अब दोस्तों ये कह रहे हैं कि सुनील कुमार केस में क्लियरली कहा गया पैराग्राफ 44 में कि अगर लोगों ने लार्जर प्रोविडेंट फंड या लार्जर पेंशन का ऑप्शन लिया है तो वो बाउंड है उस अमेंडमेंट स्कीम से। और दोस्तों एक्चुअली 44 क्या कहता है, अब देखिए 44(3) कहता है, द एम्प्लॉय हु हैड एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन अंडर द प्रोविजन टू 11(3) ऑफ 1995 स्कीम एंड कंटिन्यूड टू बी इन सर्विस ऑन 1 सितंबर विल बी गाइडेड बाय द अमेंडेड प्रोविजंस ऑफ द पैराग्राफ 11(4) ऑफ द पेंशन स्कीम। यहां पे कुछ और ही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो 11(3) और 11(4) है दोस्तों, 11(3) उन लोगों के लिए जो 1 सितंबर 2014 के पहले निकल चुके हैं, 11(4) उन लोगों के लिए जो 1 सितंबर 2014 के बाद तक उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट आया था। तो उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई आदमी 1 सितंबर 2014 के बाद होता है तो उसको 11(3) के साथ साथ 11(4) भी भरना पड़ेगा, या 11(4) तो कम से कम भरना ही पड़ेगा, ये यहां पर कहा था। लेकिन इन्होंने जो इंटरप्रिटेशन लगाया ईपीएफओ ने था कि दैट दोज हु हैड एक्सरसाइज्ड द सेकंड ऑप्शन आइदर इन फेवर ऑफ लार्जर प्रोविडेंट फंड और लार्जर पेंशन वे बाउंड बाय दैट ऑप्शन अंडर द पोस्ट अमेंडमेंट स्कीम। बिल्कुल बाउंड है, वो चेंज नहीं कर सकता। The respondents argue that, मतलब EPFO argue that the employees like the petitioners who opted in favor of larger provident fund or larger pension remain bound by that choice post amendment। They cannot now alter their commitment retrospectively either by amending exempted provident fund trust rules or exercising face options inconsistent with the existent provident fund rules। अगर आपने 11(4) नहीं भरा था तो आपने पोजीशन अपनी क्लियर कर ली थी आइदर लार्जर पेंशन की या लार्जर पीएफ की, और अब आप उसको जाके अमेंड नहीं कर सकते। ये यहां पर ईपीएफओ लॉजिक देता है। अब दोस्तों ईपीएफओ सामने ये कहता है कि पैराग्राफ 44(4) ऑफ सुनील कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी दी थी उन लोगों को जो 1 सितंबर 2014 के बाद भी ईपीएस के मेंबर्स थे, जो तभी भी एक्टिव थे, सर्विस में थे, उनको दी गई है। ईपीएफओ कहता है दैट पैराग्राफ 44(4) वुड नॉट अप्लाई टू पिटिशनर्स इन द इंस्टेंट केस बिकॉज दे वेर डिसएंटाइटल्ड टू ऑप्ट फॉर लार्जर पेंशन इन व्यू ऑफ द प्रोहिबिशंस कंटेन्ड इन देयर प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट रूल्स। It is important to note that the options for a higher pension have been rejected only where the exempted provident fund trust rules prohibit the exercise of second option in favor of larger pension।
अगर ये दो क्लॉज को पढ़ के आपको बताऊं तो ये बोल रहा है कि ईपीएफओ मानता है कि सुनील कुमार केस में एक पैराग्राफ 44(4) था, जहां पर ईपीएफओ ने बोला, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर किसी ने 11(4) या 11(3) ऑप्शन ज्वाइंट फॉर्म नहीं दिया है हायर पेंशन के लिए तो उसको एक 4 महीने की विंडो दी जाएगी जहां पर वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन ईपीएफओ बोलता है ये तो इन लोगों को अप्लीकेबल ही नहीं हो सकता, अप्लीकेबल नहीं हो सकता क्योंकि इनके प्रोविडेंट फंड रूल्स में प्रोहिबिशन दिया है कि वो हायर पेंशन के लिए जा ही नहीं सकते, और क्योंकि वो जा ही नहीं सकते तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। और बड़े इनोसेंटली ईपीएफओ यहां पर कहता है कि भाई हमने सबके एप्लीकेशंस तो नहीं रोके, जिन जिन पीएफ ट्रस्ट रूल में सीलिंग का क्लॉज नहीं था हमने उनको दे दिया, जिन केस में क्लॉज था हमने उनको ही रोका। तो भाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अप्लीकेबल होने के लिए भी पीएफ ट्रस्ट इज अ बेसिक क्राइटेरिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा था। ये प्योरली इज अ कंस्ट्रक्ट ऑफ द माइंड ऑफ ईपीएफओ ऑफिशियल्स। ये इन्होंने गृहित धरा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अप्लीकेबल होने के लिए पहले पीएफ ट्रस्ट क्लियर होनी चाहिए। अगर पीएफ ट्रस्ट क्लियर नहीं है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी साइड में किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना बिल्कुल की जा सकती है, ऐसा ईपीएफओ ऑफिशियल्स का यहां पर मानना था। वो यहां पर इस केस में क्लियरली उन्होंने लिखा। अब दूसरा चीज ये है कि कोर्ट ये हमेशा पूछता है कि जब आपने किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट की तो क्या आपने उसको सफिशिएंट चांस दिया या नहीं दिया अपना कॉज दिखाने के लिए, कुछ जस्टिफाई करने के लिए। तो ईपीएफओ कहता हाँ भाई हमारे पास एप्लीकेशन आई, हमने रिजेक्ट की, हमने एम्प्लॉयर को भेज दी। एम्प्लॉयर कौन था इस केस में? हिंदुस्तान केबल हो सकता है, सेल हो सकता है, बीपीसीएल हो सकता है, बहुत सारे हो सकता है। हमने सबको दिया, उन लोगों ने कुछ आर्ग्यूमेंट दिया, उस आर्ग्यूमेंट को हमको पसंद नहीं आया आर्ग्यूमेंट, हमने बोल दिया कि भाई ये तो बिल्कुल फिट ही नहीं होता और हमने कैंसिल कर दिया। तो हमने एक हियरिंग दी, मतलब कि भाई हमने आनंद फानंद में फॉर्म रिजेक्ट नहीं किए, हमने इन्फॉर्म किया, उनका आर्गुमेंट सुना और आर्गुमेंट सुनने के बाद हमको लगा कि एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट का जो आर्गुमेंट है वो सही नहीं है, इसलिए हम इन सबके फॉर्म रिजेक्ट करते हैं। जबकि एम्प्लॉयज का बार बार ये कहना रहा है, जो पिटीशन में एक चीज में से छूट गई थी वो ये थी कि एम्प्लॉयज का बार बार कहना रहा है कि अगर आपने फॉर्म रिजेक्ट किया तो इसमें नुकसान किसका हुआ? एम्प्लॉयर का हुआ या एम्प्लॉय का हुआ? एम्प्लॉय का हुआ। तो आर्ग्यूमेंट किसका सुनना चाहिए था? वो जो हियरिंग की अपॉर्चुनिटी किसको देनी चाहिए थी? एम्प्लॉयर को या एम्प्लॉय को? डेफिनेटली जिसका नुकसान हो रहा है उसका आर्ग्यूमेंट सुनना चाहिए था। बट क्या ईपीएफओ ने ऐसा कोई भी प्रयत्न किया कि जहां पर एम्प्लॉय अपने आप को डिफेंड कर सके, जिस फॉर्म को आप रिजेक्ट कर रहे हो, जो रीजन दे रहे हो उसको डिफेंड कर सके? ऐसा कोई भी अपने अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉय को नहीं दिया और इसीलिए ये कोर्ट केस यहां पर लड़ा जा रहा है कि हमको हमारा दुख दर्द बताने का कोई भी मौका नहीं मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ऊपर से दोस्तों ये पॉइंट नंबर 162 में ईपीएफओ ये कहता है कि भाई ये सब बात तो ठीक है, लेकिन हमने जो कुछ भी किया, जो भी रीजनल ऑफिसर्स कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 18 जनवरी को सेंट्रल ऑफिस ने एक पीएफ सर्कुलर इशू किया जहां पर उन्होंने स्टडी किया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है, क्या अलाउ करता है, और ये सब स्टडी करने के बाद में उन्होंने एक सर्कुलर इशू कर दिया, बता दिया कि पहले पीएफ ट्रस्ट रूल चेक करो और अगर पीएफ ट्रस्ट रूल नहीं है तो मत दो, और बाद में उनको अमेंड भी मत करने दो। तो भाई हमारे हेड ऑफिस ने बहुत स्टडी किया और सर्कुलर इशू किया और हम बिल्कुल अंधभक्त की तरह उस सर्कुलर को फॉलो कर रहे हैं, हम उसको वायलेट नहीं कर सकते। और ये प्रोविजनली उनका आर्गुमेंट सही भी है, क्योंकि रीजनल पीएफ कमिश्नर कैसे सेंट्रल पीएफ कमिश्नर की बात को खारिज कर देगा? सर्कुलर आया भाई, सर्कुलर को फॉलो करना होगा, तो हम तो सर्कुलर को फॉलो कर रहे हैं और सर्कुलर के हिसाब से हमने एकदम सही किया। ये ईपीएफओ रीजनल पीएफ कमिश्नर्स के जो वकील है उनका आर्गुमेंट है। अब दोस्तों यहां तक तो हमने देखा कि ईपीएफओ ने क्या क्या रिस्पांस दिए, क्या आर्गुमेंट दिया। अब यहां से आगे दोस्तों हम देख रहे हैं कि कोर्ट का क्या स्टांस था। कोर्ट बोलता है ईपीएफओ सर्कुलर डेटेड 18 जनवरी 2025 clarifies that the cases of the exempted establishments are to be processed based on extant trust rules. The said circular never prescribed that the cases are to be rejected based on the ceiling wages in trust rules. कोर्ट का कहना है कि भाई आपको ट्रस्ट रूल चेक करना है, लेकिन वो सर्कुलर ये नहीं कहता है कि आपको उसके बेसिस पे रिजेक्ट करना है। In fact, the trust rule contains safeguard provisions for the supremacy of the EPF Act and schemes thereunder over the internal trust rules to decide the beneficial scheme for the members. In fact, जितने भी ट्रस्ट रूल आपने स्टडी किए तो उसमें मैक्सिमम में सेफगार्ड रूल दिया गया है कि अगर ईपीएफ एक्ट में या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में कहीं पर भी कोई बेनिफिशियल क्लॉज आता है तो बाय डिफॉल्ट ट्रस्ट रूल को अप्लीकेबल हो जाता है, उसको आपने सेफली इग्नोर कर दिया। Accordingly, rejection of the applications for pension or higher wages based on ceiling wages in the internal trust rules while overlooking the safeguard provisions about supremacy of EPF Act and the schemes are beyond the authority of law and also goes against the clarification as per EPFO circular dated 18 January 2025. तो दोस्तों ये कोर्ट ने बहुत तगड़ा स्टेटमेंट यहां पर दिया है। कोर्ट ये कहता है कि आपको सर्कुलर दिया, सर्कुलर में क्या लिखा था? आपको ट्रस्ट रूल स्टडी करना है। क्या सर्कुलर ने बोला आपको उसके बेसिस पे रिजेक्ट करना है?
नहीं। और जब आपको ट्रस्ट रूल स्टडी करने के लिए बोले तो आपको पूरा स्टडी करने के लिए बोला, आधा अधूरा स्टडी करने के लिए नहीं बोला। आपको ये नहीं बोला है कि भाई आप सिर्फ सीलिंग वाला रूल देखो और नीचे सेफगार्ड वाला रूल ना देखो। जब सेफगार्ड वाला रूल दिया है कि कोई भी बेनिफिशियल स्कीम अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाती है, ईपीएस एक्ट में अमेंडमेंट आता है, सुप्रीम कोर्ट देता है, तो सबको अप्लीकेबल होगा। आपने इसको सिलेक्टिवली इग्नोर कर दिया, लेकिन आपने पहले वाले रूल को, सीलिंग वाले रूल को पक्के से पकड़ के बैठा। दिस इज नॉट एज पर लॉ, दिस वायलेट्स दिस इज बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ लॉ, यहां पर कहना है। और इनफैक्ट ये सर्कुलर से भी बाहर जा रहा है। आपने सर्कुलर को भी सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया। यहां पर जोरदार फटकार जज ने दी है ईपीएफओ ऑफिशियल्स को। कोर्ट यहां पर आगे कहता है, The latest judgment of the Honorable Supreme Court passed in Vijay Kumar versus Central Bank of India dated 15 July 2025 also mandates the right to pension can be denied only under the authority of law. ये कहता है कि एक रिसेंटली विजय कुमार का केस आया था 15 जुलाई 2025 का, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि द राइट टू पेंशन कैन बी डिनाइड ओनली अंडर ऑथोरिटी ऑफ लॉ। अगर आपने लॉ सही तरह से फॉलो नहीं किया है तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। The authority of law is derived from the EPF Act, EPS scheme, EPS 1995, and the mandates of the Apex Code, which do not stipulate determination of POSW based on internal trust rules. आप कोई भी सर्कुलर निकाल दोगे और उसमें ये बोलोगे कि ट्रस्ट रूल्स हम फॉलो करेंगे और उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि लॉ में नहीं बैठ रहा। लॉ क्या होगा, यहां पर लॉ क्या माना जाएगा? जो ईपीएफ एक्ट था 1952 का, जो ईपीएफ स्कीम थी 1995 की, जो मैंडेट था एपेक्स कोर्ट को, वो लॉ होगा। और इन किसी भी चीज में कहीं पर भी ट्रस्ट रूल्स के बेसिस पे पेंशन का डिटर्मिनेशन नहीं बोला गया है, ऐसा यहां पर कहा गया। और अगर आप इसके बाहर जाके अगर ट्रस्ट रूल बोल रहे हैं तो यू आर गोइंग बियॉन्ड द ऑथोरिटी ऑफ लॉ। Appropriation of judicial powers by executive action of EPFO in rejecting the applications on the trust rule ground is therefore beyond authority of law. कोई भी ईपीएफओ ऑफिशियल्स जो है वो अपने हाथ में इतनी पावर नहीं ले सकता कि वो लॉस को वायलेट कर दे, लॉस के बियॉन्ड चला जाए और उसको बियॉन्ड द ऑथोरिटी ऑफ लॉ ही कंसिडर किया जाएगा। The Apex Code also mandated that if the employees of the exempted establishments are not considered for pension or higher wages, it will amount to artificial classification between employees of exempted and unexempted establishment. हाई कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2022 में बहुत क्लियरली लिखा गया है कि जो बेनिफिट एक अनएग्जेम्प्टेड ट्रस्ट को दिए गए, अगर वही एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के एम्प्लॉयज को नहीं दिए गए तो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, दो कैटेगरी ऑफ सिटीजन्स बना रहे हो, जो अलाउड नहीं होगा। कोर्ट कहता है, ग्रांट ऑफ POSW टू class of exempted establishment without any reference to ceiling wages in their internal trust rules and rejection of obligation for POSW to another class of exempted establishments, those with occasional reference of ceiling wages in the internal trust rules, amounts to subclassification between exempted establishment. ये कह रहे हैं कि ईपीएफओ ने बहुत सिलेक्टिवली कुछ पब्लिक सेक्टर्स को या कुछ एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट को हायर पेंशन दे दी। ये कह के कि उनके ट्रस्ट रूल्स में कहीं पे भी सीलिंग नहीं दी गई है, किसी का रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि उनके इसमें सीलिंग दी गई है। तो भाई आप एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के अंदर ही सब क्लासिफिकेशन कर दे रहे हो, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके ट्रस्ट रूल में सीलिंग नहीं गई है और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके में सीलिंग दी गई है, तो ये सब क्लासिफिकेशन माना जाएगा। और सब क्लासिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं चलेगा अंडर आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने क्लियरली बोला किसी तरह का सब क्लासिफिकेशन, किसी भी तरह का कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों जो ईपीएफओ का जो रिस्पांस था उसके ऊपर सुप्रीम हाई कोर्ट ने यहां पर दिया था, एक ओपिनियन दिया है। अब सोचिए कि फाइनल रिजल्ट क्या है, फाइनल जो फाइंडिंग्स है वो क्या है इस कोर्ट जजमेंट के, वो देखते हैं। The petitioners, other than their case as made out herein, have stated that the Provident Fund authorities have used an affidavit in opposition depicting that joint option forms for exercise of higher pension and higher wages were rejected after giving opportunity of hearing to the employer. The person affected are employees and they were not heard.
यहाँ पर पिटिशनर्स जो एप्लीकेशन दिया है वो एफिडेविट इन अपोजिशन है, वो ये कह के कि ईपीएफओ कह रहा है कि हमने एक हियरिंग का मौका एम्प्लॉयज को दिया था, लेकिन वो एम्प्लॉयर को दिया गया था, एम्प्लॉयज को नहीं दिया गया था, हमको कभी भी सुना नहीं गया है, और इसीलिए हम एफिडेविट इन अपोजिशन कोर्ट में यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं और इस केस को दर्ज करने की रिक्वेस्ट करते हैं। Honorable Supreme Court in the case of R.C. Gupta reported in 2018 clearly held in paragraph 9 that exercise of joint option under paragraph 26 by 6 of EPS scheme could not be construed to stop the employee from exercising a similar option under para 11.3 of the EPS. If both the employer and employee opt for depositing against the actual salary and not the ceiling amount, exercise of option under paragraph 26 of EPS scheme is ineligible. The deposit and the acceptance of contribution on the actual salary in the PF scheme without any documentation of exercise of option has been construed to be deemed exercise of option. आरसी गुप्ता केस का जो जजमेंट था उसमें क्लियरली बोला गया था कि आपने फॉर्म 26/6 भरा है कि नहीं भरा, 11/3 भरा कि नहीं भरा, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने और एम्प्लॉयर ने एक्चुअल बेसिक प्लस जीए पे कंट्रीब्यूशन डाल दिया है पीएफ में, तो बस उसको ऑप्शन भर दिया गया है, ऐसा ही डीम्ड माना जाएगा, ऐसा ही पक्के तरह से धारणा मानी जाएगी कि आपने ऑप्शन भर दिया है, यू आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट ऑन एक्चुअल वेजेस, ये यहां पर मान लिया जाएगा। Contribution on higher salary had already been deposited by the petitioners and employer in the trust fund, and on exercise of option, the said higher amount is only to be remitted, transferred from the trust fund or by the superannuated petitioners to the pension fund. अब दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि बाय डिफॉल्ट ही इन सारे लोगों ने, जितने भी यहाँ पर पिटिशनर्स है, इन सब ने एक्चुअल बेसिक प्लस जीए पर फंड जो है पीएफ ट्रस्ट में डाल ही दिया था। अब उसमें से कुछ लोग रिटायर हो गए होंगे जो अपना फंड लेके चले गए, तो भाई जो लोग हैं उनको अलाउ करो अपना पीएफ से फंड डाइवर्ट करने के लिए पेंशन फंड में, या जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनको डिमांड लेटर इशू करके उनसे पैसा ले लो कि जो पैसा है वो वापस दे, जितना भी आपके एलिजिबल बनता है डिमांड लेटर के हिसाब से वापस दे और उसको डाइवर्ट कर दिया जाए पेंशन फंड में। ये बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा यहां पर बोला है। It is further argued by petitioners that Honorable Madras Court bench on 2/9/2025 in BHL NLC Madura Court versus Union of India in the judgment pronounced on 2nd September has held in paragraph 34 that remittance of lesser amount to the pension fund by the employer was attributable to non-exercise of joint option and it is not traceable to bar in trust rules. दोस्तों थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देता हूँ। मद्रास हाईकोर्ट का अगर आप जजमेंट सुनना चाहते हो तो यहाँ पर आपको लिंक दिख रहा है, एंड में भी मैं दूंगा, लेकिन एक ब्रीफ बताता हूं। मद्रास हाईकोर्ट ने एक बहुत बढ़िया जजमेंट दिया था। ये बोला था कि ईपीएफओ बार बार बोल रहा है कि 11/3 एक्सरसाइज नहीं किया, 11/3 एक्सरसाइज नहीं किया, तो क्यों एक्सरसाइज नहीं किया, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। 11/3 1 सितंबर 2014 के पहले की केस थी, 11/4 1 सितंबर 2014 के बाद की केस थी, ठीक है। लेकिन जैसे ये प्रोविजंस बने वैसे इमीडिएट डिफरेंट हाई कोर्ट्स में, केरला हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में केसेस दर्ज हो गए और 11/3 11/4 के ऊपर में स्टे आ गया था। और जैसे ही स्टे आ गया था, जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आएगा तब तक 11/3 के ऊपर कुछ भी नहीं किया जा सकता, ना फॉर्म भरा जा सकता, ना फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता। और इसका जो फाइनल जजमेंट आया ये आया 2022 में। तो जब 2014 से लेके 2022 तक 11/3 11/4 के ऊपर स्टे था, उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया जा सकता था, तो फॉर्म भरते कैसे? और अगर फॉर्म भर नहीं सकते थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले लोगों ने 11/3 नहीं भर के दिया। मतलब जो ईपीएफओ बोलता है कि आपने क्यों नहीं भरा 11/3, आपने क्यों एक्चुअल बेसिस के ऊपर में कंट्रीब्यूट करने के लिए जॉइंट ऑप्शन नहीं दिया, तो भाई वो अलाउड ही नहीं था, क्योंकि वो जुडिशियल मैटर में फंसा हुआ था और जुडिशियल मैटर के उसके ऊपर स्टे था। जब कोई भी मैटर सब जुडाइस होता है तो आप उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो। तो भाई ट्रस्ट रूल में सीलिंग लिमिट दी है इसलिए मैंने 11/3 भरा, ऐसा केस नहीं है। उसका प्रोविजन ही नहीं था, क्योंकि वो सब जुडाइस था मैटर, क्योंकि वो सब जुडाइस था इसलिए लोगों ने फॉर्म नहीं भरा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ये जजमेंट दिया कि आप चाहे तो अगले 4 महीने में इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये फॉर्म भरना लेकिन मैंडेटरी होगा।
इन पैरा 35 ऑफ द सेम जजमेंट, जो मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट था, उसमें बोला गया है, इट हैज बीन हेल्ड दैट ट्रस्ट रूल्स फ्रेम अंडर ईपीएफ स्कीम कैन नॉट बी साइटेड टू डिनाई बेनिफिट्स अंडर ईपीएस 1995 सिंस द एस्टेब्लिशमेंट हैज नॉट बीन exempted under EPS 1995 in terms of paragraph 39. Thereof, the condition while granting the exemption to one scheme cannot be kaleidoscoped into another for which no exemption has been granted under the statute. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए भी बैकग्राउंड समझना पड़ेगा वरना नहीं हो पाएगा। मद्रास हाईकोर्ट ने ये भी कहा था दोस्तों कि भाई जो एग्जेम्पशन दिया गया, अनएग्जेम्प्टेड ट्रस्ट जो हम बोलते हैं, जो स्टेटस दिया गया, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोविडेंट फंड के लिए दिया गया, ना कि ईपीएस के लिए, पेंशन फंड के लिए ऐसा कोई नहीं दिया गया है। तो भाई जो भी रूल आपके लागू होंगे वो लागू होंगे सिर्फ और सिर्फ, ट्रस्ट रूल जो लागू होंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रोविडेंट फंड को लागू होंगे, ना कि पेंशन फंड को लागू होंगे। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट रूल्स में कहीं पर सीलिंग दिया भी गया तो सिर्फ और सिर्फ पीएफ को लागू होगा, वो कभी भी लागू नहीं होगा ईपीएस को, क्योंकि एग्जेम्पशन जो दिया है ईपीएफओ ने वो सिर्फ और सिर्फ पीएफ के लिए दिया, ईपीएस के लिए नहीं दिया। और इसीलिए ईपीएस का जो पैसा होता है वो ट्रस्ट से निकाल के ईपीएफओ को वापस कर दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ पीएफ के लिए दिया गया, ईपीएस के लिए नहीं दिया, और इसीलिए जो पैसा आता है वो ईपीएस में वापस डाल दिया जाता है ईपीएफओ के अकाउंट में, ताकि ईपीएफओ उसको मैंडेट करे। EPS 1995 having provided for a beneficial scheme, the same cannot be taken away from the employee unless there is a statutory bar for claiming the same. EPS 1995 में आपको बेनिफिट दिया गया है और वो बेनिफिशियल है, तो वो डिनाई नहीं किया जा सकता। और इसीलिए जो पिटिशनर्स है वो बोल रहे हैं कि हम पैसा वापस देने को तैयार है, हमारा पैसा ले लो लेकिन हमको हायर पेंशन दो। The respondents have once again reiterated their stand in their written notes as taken in the report and objection. कोड ये कहता है कि ईपीएफओ बार बार ये कह रहा है कि भाई 18 जनवरी का जो सर्कुलर है उसमें लिखा गया है कि एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर पेंशन और हायर वेजेस केसेस शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंड ट्रस्ट रूल्स ऑफ द एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट व्हिच इज इन कंसोनेंस विद द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुनील कुमार बी। In case the trust rules are amended after judgment delivered by Supreme Court on 4th November 2025 in Sunil Kumar case, the applications of member such trust may not be considered. तो ईपीएफओ बार बार कह रहा है कि 18 जनवरी का जो सर्कुलर है वो कंसोनेंस में सुनील कुमार केस के साथ में, और उसके बाद कोई भी अमेंडमेंट हम अलाउ नहीं करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक और केस था, चंद्र कुमार नायर का केस था जो ईपीएफओ के अगेंस्ट लड़ा था, सुनील कुमार केस के पहला था। अब यहाँ पर जो है ये बोलते हैं, इट अपीयर्स दैट द कोर्ट इन द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर्स वर्सेस ए चंद्र कुमार नायर एंड अदर्स हेल्ड दैट टू गेट सच बेनिफिट्स देयर हैज टू बी अ जॉइंट ऑप्शन रिक्वेस्ट व्हिच इन प्रेजेंट लिटिगेशंस हैव बीन ड्यूली प्रिफर्ड। ये बोल रहे हैं कि कोर्ट ने बार बार ये बोला गया कि आपको हायर पेंशन देने के लिए जॉइंट ऑप्शन फॉर्म देना पड़ेगा, और इस केस में सारे पिटिशनर्स ने अपना जॉइंट ऑप्शन फॉर्म सबमिट कर दिया आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अब यहाँ पर कोर्ट कहता है कि हमने सब पार्टीज को सुना, सब पार्टीज को सुनने के बाद में कुछ चीजें एविडेंस के फॉर्म में सामने आई। All the petitioners in the writ petitions have exited from the scheme and also retired after 1/9/2014 and as such were in service of 1/9/2014। तो लोग क्या 1 सितंबर 2014 के वक्त सर्विस में थे? यस, वो सर्विस में थे, यहाँ पर एविडेंस के फॉर्म में क्लियर होता है। The employer and employee have exercised their joint option for higher pension, which has been rejected en masse by the EPFO, relying upon guidelines from the Employees Provident Fund Organization, headquarter wide file number so and so dated 18 January 2025। अब ये बोल रहे हैं कि भाई क्या लोगों ने फॉर्म भरा था, जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरा था? यस, उन्होंने फॉर्म भरा था, जो भी ईपीएफओ ने डेडलाइन दी थी उसमें फॉर्म भरा था। तो पहला चीज एलिजिबिलिटी नोट करने के लिए, क्या वो 1 सितंबर 2014 के बाद में सर्विस में थे? यस, सारे पिटिशन सर्विस में थे। क्या उन्होंने जॉइंट ऑप्शन भरा था? हाँ, उन्होंने सर्विस भरा था। दूसरा चीज, इन सबके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए, रिजेक्ट कर दिए गए। किस बेसिस पे रिजेक्ट किए? जो 18 जनवरी का सर्कुलर था उसके बेसिस पे रिजेक्ट कर दिए। दीज आर द फैक्ट्स ऑफ द केस। The Provident Fund authorities have used an affidavit in opposition depicting that the joint option forms for exercise of higher pension on higher wages were rejected after giving opportunity of hearing to the employer. The person affected are employees and they were not heard. कोर्ट का कहना था कि भाई
जो एफिडेविट इन अपोजिशन ईपीएफओ ने सबमिट किया वो बोला गया है कि सर हमने तो सबको सुना, हमने सबको हियरिंग का मौका दिया। नहीं, कोर्ट कहता है जो लोग अफेक्टेड थे वो थे एम्प्लॉयज, ना कि एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयज को सुना नहीं गया है, इसलिए इस पिटिशन को यहां पर मान्य धरा जाएगा। The contribution on higher salary has already been deposited by the petitioners and employer in the trust fund, and on exercise of option, the said higher amount is only to be remitted or transferred from trust fund or by superannuated petitioner to the pension fund. फैक्ट ये भी है कि हायर वेजेस के ऊपर जो भी कंट्रीब्यूशन बनता था वो ऑलरेडी ट्रस्ट फंड में दे दिया है। जो लोग रिटायर हो गए अपना पैसा लेके चले गए होंगे, तो भाई अगर हायर पेंशन दी जानी चाहिए तो या तो जो लोग सर्विस में हैं उनका पैसा पीएफ फंड से निकाल के ईपीएस को दे दिया जाए, और जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनसे पैसा वापस लेके ईपीएफ को दे दिया जाए कि भाई इनको हायर पेंशन दी जाए। अब दोस्तों कोड यहां पर बोलता है कि 18 जनवरी का रूल यूज करके आपने यहां पर खारिज कर दिया, बिल्कुल खारिज कर दिया। फिर एम्प्लॉयर ने आपको पूछा कि भाई क्यों खारिज किया, फिर आपने उनको मौका दिया, एम्प्लॉयर ने आपको लिख के दिया, और मैक्सिमम एम्प्लॉयर ने जो सेफगार्ड प्रोविजंस है उसके बारे में यहां पर एक ना एक बार उल्लेख जरूर किया है। उन्होंने बार बार ये कहा है कि इन द अब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन इन दिस रूल्स, और इफ एनी प्रोविजन ऑफ these रूल्स इज लेस बेनिफिशियल देन द करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस ऑफ द ईपीएफ स्कीम 1952 फ्रेम्ड अंडर द लैटर शैल प्रिवेल म्यूटेटिस मुटांडिस। सारे ट्रस्ट रूल में मैक्सिमम तरह से ये लिखा गया है कि अगर कोई भी प्रोविजन है जो बेनिफिशियल है और ईपीएफ स्कीम में ऐड कर दिया गया तो बाय डिफॉल्ट ट्रस्ट को भी एप्लीकेबल हो जाएगा। Where any provision of rules conflicts with provision of EPF scheme, the latter shall always be deemed to prevail. EPF scheme ही prevail करेगी, law ही prevail करेगा, कोई trust rule prevail नहीं करेंगे। Question whether a particular rule is beneficial or not shall be decided by the Regional Provident Fund Commissioner, whose decision shall be final. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट रूल ये कहता है कि भाई जो बेनिफिशियल है वो लगना चाहिए, जो बेनिफिशियल है वो मिलना चाहिए, है ना। लेकिन वो बेनिफिशियल है कि नहीं ये कौन डिसाइड करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ रीजनल पीएफ कमिश्नर ही डिसाइड कर सकता है। In case of any change of legal status of the establishment which has been granted exemption as a result of merger, demerger, acquisition, sale, amalgamation, whether wholly or owned, the exemption granted shall stand revoked and the establishment should promptly report the matter to RPFC concerned for grant of exemption. अगर जो भी ट्रस्ट है उसकी कंपनी में अगर कुछ चेंज आ जाते हैं, समझ लीजिए सब्सिडियरीज फॉर्म हो गई, ब्रेकअप हो गया, एक्विजिशन हो गया, मर्जर हो गया, तो एग्जेम्पशन चला जाएगा। फिर से एक बार रीजनल पीएफ कमिश्नर को अप्लाई करना पड़ेगा एग्जेम्पशन लेने के लिए। इन केस देयर आर मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट पार्टिसिपेशन इन कॉमन, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो ट्रस्ट रूल्स है उसमें मैक्सिमम सेफगार्ड क्लॉज डाला गया है, और सेफगार्ड क्लॉज में सिर्फ एक पावर आरपीएफसी को दी गई है, जो रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है उनको सिर्फ एक पावर दी गई है। वो पावर क्या है कि जो भी नया रूल आया है वो बेनिफिशियल है कि नहीं वो डिसाइड कर सकता है। The Regional Provident Fund Commissioner, exercising his power provided under Rule 31A3 of Trust Rule, decided the same by holding the said submissions can't be considered as which provision is beneficial is subjective consideration. The fact is that trust rules were never amended and any proviso corresponding to the provision 11.3 of the EPS 1995 was never introduced in the said trust rule. Therefore, such submission cannot be considered. दोस्तों जब जब एम्प्लॉयर्स ने ईपीएफ को लिखा कि भाई आप डिसाइड कर सकते हो कि बेनिफिशियल है कि नहीं और बेनिफिशियल वाला हमको ग्रांट कर सकते हो, तो ईपीएफओ कमिश्नर ने पता है क्या किया है, उन्होंने किया है द सेड सबमिशन कांट बी कंसीडर एज विच प्रोविजन इज बेनिफिशियल इज सब्जेक्ट टू कंसीडरेशन। कोई बेनिफिट बेनिफिशियल है कि नहीं है ये सब्जेक्टिव पर्सन टू पर्सन डिफर करता है भाई। ये मैं कुछ बता दूंगा कोई और कुछ बता देगा, तो उसमें हम उस बात पे नहीं जाएंगे कि वो बेनिफिशियल है कि नहीं, बस हम इस बात करेंगे कि फैक्ट क्या है। फैक्ट ये है कि ट्रस्ट रूल आपको अलाउ नहीं करता सीलिंग के ऊपर जाना। ये ईपीएफओ ने बोला था कि मैं डिसाइड नहीं करूंगा बेनिफिशियल है कि नहीं, जबकि उसको पावर है, ट्रस्ट रूल उसको एम्पावर करता है, पर वो बोलता सब्जेक्टिव है, पक्के तौर पे कोई नहीं बता सकता बेनिफिशियल है कि नहीं, सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, फैक्ट बेस नहीं है। फैक्ट ये है कि आपका ट्रस्ट रूल आपको अलाउ नहीं करता सीलिंग बेस पे जाने के लिए। तीसरा एविडेंस ये है कि दोनों पार्टीज मानते हैं कि आरसी गुप्ता केस एप्लीकेबल है, सुनील कुमार केस एप्लीकेबल है, मदुराई बेंच का जो मद्रास हाईकोर्ट का सितंबर का जजमेंट है वो एप्लीकेबल है। द ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन बाय द रिस्पोंडेंट इन द ऑर्डर डेटेड आर एज फॉलोज। ईपीएफओ बोलता है
The establishment in these cases enjoy exemption, and internal trust rules do not permit contribution beyond ceiling limit. No amendment of trust rules were made which permitted an option to the employer and employee to contribute towards pension fund beyond statutory wage ceiling. वो बोलता है कि कोई अमेंडमेंट नहीं किया था, एग्जेम्पशन मिला था और उनके ट्रस्ट रूल्स एकदम सैक्रोसैंक्ट है, उनको बिल्कुल वायलेट नहीं किया जा सकता और इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। अब दोस्तों जो अगला आर्गुमेंट ईपीएफओ ने दिया था वो ये था कि भाई Honorable Supreme Court considered the status of an employee of an exempted establishment and clarified that in event the scheme is constituted in a way which would exclude them, that would lead to artificial classification of otherwise same categories of employees. Thus, pension scheme ought to apply to the employees of exempted establishment in the same manner as this scheme applies to the employees of the unexempted or regular establishment. The Supreme Court, while considering the provisions excluding such employees, was of the view that it would lead to artificial classification of employees, some same categories of employees, and thus directed that pension scheme ought to apply similarly to both exempted and unexempted regular establishment. कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर बोला है कोई आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए, सबको इक्वली एप्लीकेबल होना चाहिए. It further appears that EPFO completely overlooked the trust rules of the establishment, which clearly provide that more beneficial corresponding provisions of the Act and scheme shall prevail. कोर्ट में जज का कहना है, कलकत्ता हाई कोर्ट में, कि ईपीएफओ ने बिल्कुल सिलेक्टिवली इग्नोर कर दिया जो सेफगार्ड प्रोविजंस था, जहां पर बेनिफिशियल चीजें पीएफ ट्रस्ट के एम्प्लॉयज को मिलनी चाहिए थी. Thus, the contention of EPFO that without amendment of the trust rules, the benefit is not applicable to the petitioners is not maintainable. कोर्ट यहां पर कहता है कि ईपीएफओ जो बार बार बोल रहा है कि अमेंडमेंट किए बगैर ट्रस्ट रूल्स को हायर पेंशन की एलिजिबिलिटी नहीं होगी, ये पोजीशन मेंटेनेबल नहीं है इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट ऑब्जर्व और डायरेक्ट दैट द ट्रस्ट रूल्स ऑफ एन एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट हैड टू बी अमेंडेड इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द बेनिफिट टू एम्प्लॉई. सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि ये जो बेनिफिट जजमेंट का आया है 2022 का सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर सबको हायर पेंशन मिलनी चाहिए, इसमें कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि उसके पहले ट्रस्ट रूल्स को अमेंड करो. बिल्कुल भी नहीं कहा. ट्रस्ट रूल्स की बात ही नहीं हुई तो भाई सबको एप्लीकेबल है बाय डिफॉल्ट. कोर्ट ने जम के फटकार लगाई है यहां पर. द ईपीएफओ हैज आल्सो इन अ वेरी अनजस्ट मैनर रिजेक्टेड एनी प्रेयर फॉर द अमेंडमेंट्स ऑफ द ट्रस्ट रूल ऑफ द जजमेंट इन सुनील कुमार केस, thus putting in all efforts to deprive the employees of an exempted establishment the benefit of सुनील कुमार केस. कोर्ट यहां पर कहता है कि भाई आपने अमेंडमेंट अलाउ नहीं किया, आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सही तरह से एप्लीकेबल नहीं किया, तो आपने पूरी कोशिश की है कि एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट है, उनके लोगों को ये बेनिफिट डिनाई किया जाए. आपने एक्चुअली उनको रोका है, उनके साथ गलत किया है. The only requirement in such case is the due compliance of the directions in para 45 regarding transfer of funds. सुनील कुमार केस का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियरली बोला है कि ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अवेल हायर पेंशन इज टू, आपको पैसा वापस करना होगा, जो भी डिफरेंशियल अमाउंट बनता है वो आपको ईपीएस पे वापस करना होगा. बस इतनी कंडीशन थी और सारे पेटिशनर उसके लिए तैयार हैं. कोर्ट कहता है कि ईपीएफओ ने बार बार एक चीज कही है कि सेड सबमिशन कैन नॉट बी कंसीडर एज विच प्रोविजन इज बेनिफिशियल इन सब्जेक्टिव कंसीडरेशन. बार बार जब आप उस सेफगार्ड क्लॉज को पढ़ते हो ट्रस्ट रूल के, तो आप बोलते हो कि सब्जेक्टिव कंसीडरेशन है, बेनिफिशियल है कि नहीं, सब्जेक्टिव कंसीडरेशन है, बेनिफिशियल है कि नहीं. तो भाई ये आपने क्या लगा रखा है, सब्जेक्टिव कंसीडरेशन कैसे है, उसके ऊपर दोस्तों यहां पर कोर्ट ने बोला है. दिस कोर्ट फाइंड्स दैट said consideration by the authority is clearly not in accordance with law and also against the principle of natural justice. कोर्ट कहता है कि जो आप बोल रहे हो कि सब्जेक्टिव कंसिडरेशन है, ये नेचुरल लॉ में भी नहीं आता, नेचुरल जस्टिस में भी नहीं आता, लॉ में भी नहीं आता. A subjective consideration is a judgment or assessment that is based on individual personal feelings, experiences and beliefs rather than an objective facts or evidence. This type of consideration is influenced by a person's unique perspective, biases and emotional state, making it open to personal interpretation. कोर्ट कहता है सब्जेक्टिव कंसिडरेशन क्या होता है, एक ऐसा जजमेंट जो आदमी अपनी फीलिंग के ऊपर, अपने बायसेस के ऊपर, अपनी विचारधारा को रख के देता है, ना कि फैक्ट पर देता है, उसको कहते हैं सब्जेक्टिव कंसिडरेशन. Such exclusive power to consider as to which of the provision is beneficial is to be applied with great responsibility. अगर आपको ये पावर दिया गया है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या बेनिफिशियल और क्या नहीं, तो आपको बहुत ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ पर बिहेव करना चाहिए.
considering facts and proper application of mind, and under no circumstances can it be said to be a subjective consideration, and such observation is clearly beyond the scope of law. Taking the plea of trust rules being not amended has already been discussed earlier. कोर्ट बोलता है जब आपको इतनी पावर दी गई कि आप डिसाइड कर सकते हो क्या बेनिफिशियल या नहीं है, तो आपको उसको ऑब्जेक्टिवली पेन एंड पेपर लेके निकालना चाहिए कि सच में एम्प्लॉय को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद आपने डिसीजन लेनी चाहिए। आप नहीं कह सकते कि सब्जेक्टिव है, आपके इमोशन पे डिपेंडेंट नहीं करता है, पेपर पे डिफाइन करो। भाई मैं तो कहता हूं कि भाई अगर पेपर पे नहीं डिफाइन करो तो मेरी वीडियोस देख लो, मैंने पूरा क्लियरली बताया कैलकुलेशन कर करके कि किस तरह से बेनिफिशियल है। आप इसको ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कर सकते थे, ये यहां पर कोर्ट का कहना है। कोर्ट का बिल्कुल कहना है कि भाई आप अगर ईपीएफओ ऑफिशियल्स चाहते तो ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कर सकते थे कि ये बेनिफिशियल है या नहीं, लेकिन फिर भी आपने सब्जेक्टिव कंसिडरेशन बोल के क्लॉज लगा के खत्म कर दिया सब कुछ। The authority is given the power under Rule 31A of the Trust Rules to decide only as to which provision is more beneficial. No power has been given to authority to decide as to why the benefit shall be given or not given. आपको सिर्फ ये बताना है कि बेनिफिशियल है कि नहीं है, लेकिन वो आपको ये पावर नहीं देता कि वो बेनिफिट आपको दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। और यहां पे जब आपने फॉर्म रिजेक्ट किया तो क्या किया, ईपीएफओ ने एक्चुअली वो बेनिफिट नहीं दिया, वो डिनाई किया। ऐसी कोई भी पावर आपको ट्रस्ट रूल नहीं देता है। Thus the authority in order under challenge dated 4/2/2015 has also traveled beyond his power, the said observation also being not in accordance with the law। तो ये बोल रहे हैं कि जो ईपीएफ फाइनली जो ये है कि जो 4/2/2025 को 4 फरवरी 2025 को रीजनल पीएफ कमिश्नर वेस्ट बंगाल में जिन्होंने एक ऑर्डर दिया कि भाई सब फॉर्म जो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि ट्रस्ट रूल अलाउ नहीं करते, उसको सेट असाइड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्शन को सेट असाइड कर दिया है और सबको हायर पेंशन मिलनी चाहिए बोला है। The cutoff date as extended by Supreme Court in Sunil Kumar case has been extended from time to time, the last being till 31/1/2025। जो cutoff date थी फॉर्म भरने की 31 जनवरी 2025 तक एक्सटेंड की गई थी। The clarification in its EFE order 18/1 relating to exempted trust relying on the judgment of Sunil Kumar is totally against the direction of Supreme Court। जो 18 जनवरी का जो क्लैरिफिकेशन सेंट्रल पीएफ कमिश्नर ने दिया था, सेंट्रल ऑफिस से आया था, जिसमें बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मद्देनजर रखते हुए पीएफ के ट्रस्ट रूल को छानो और फॉर्म रिजेक्ट करो, कोई भी अमेंडमेंट अलाउ मत करो। तो भाई वो जो है टोटली अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है और इसीलिए उसको सेट असाइड कर दिया है उस सर्कुलर को। The authority has given its own interpretation, which is complete contradiction violation of the judgment in Sunil Kumar case। ऑथोरिटीज ने अपना खुद का इंटरप्रिटेशन दिया है जो कंप्लीट वायलेशन में है सुनील कुमार केस के। एक्चुअली कंटेम्प्ट का चार्ज लगना चाहिए इनके ऊपर कि किस तरह से अपने मन से आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हो। देयर आर नो सच डायरेक्शन ऑब्जर्वेशंस ऑफ द कोर्ट इन द सेड जजमेंट। While the said clarification, the EPFO has also closed all avenues for getting the benefits by directing that trust rules, if amended after judgment in Sunil Kumar case, the application of such members would not be considered। यहां पर आपने सर्कुलर लाया, रिजेक्ट किया और आपने सामने के सारे विंडोज क्लोज कर दिए कि आप अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते अपने ट्रस्ट रूल्स को। और ये टोटली पीएफ ऑफिशियल्स का इंटरप्रिटेशन है, ऐसा कुछ भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में नहीं दिया है। Such clarification direction is not only in complete violation of direction of Supreme Court, but also against the principles of natural justice, considering that EPFO has not only denied the benefit to the members of exempted establishments citing trust rules, not permitting the same, but has gone all out to deny the benefit by issuing the clarification dated 18/1/2025, stating that even if the trust rules are amended after the judgment granting benefit, the same would not be available to members of exempted establishment। कोर्ट कह रहा है आपने तो वायलेशन किया ही किया सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का 2022 का, उसके साथ साथ अपने नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल भी खत्म कर दिए क्योंकि आपने बाद में अमेंड करने के लिए कोई प्रोविजन भी नहीं दिया किसी को। ये बहुत ही इनह्यूमन चीज यहां पर हुई है। As to how is EPFO aggrieved, if an employer agrees by filling joint option form, there being no burden on authorities, in denying the same, the PF authorities are acting against the purpose of the beneficial legislation। ये बोल रहा है कि भाई
ईपीएफओ को क्या मतलब है, ईपीएफओ को किस बात का दुख हो रहा है, किस बात का पेन हो रहा है अगर एम्प्लॉय एक जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरता है और जिसका अथॉरिटीज के ऊपर कोई भी अलग से बर्डन नहीं है। अब दोस्तों फाइनेंशियल बर्डन है कि नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देना है तो देना है, बर्डन है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं। दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू फील अबाउट इट कि ईपीएफओ एक कॉस्ट बेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया जो एपेक्स कोर्ट का जजमेंट है, जो लॉ माना जाएगा, तो भाई आपको देना है। अगर आप नहीं कर रहे तो जो सुप्रीम कोर्ट का बेनिफिशियल लेजिस्लेशन आया हुआ है, जो बेनिफिशियल लॉ आया हुआ है, उसको आप खारिज कर रहे हो, उसको आप वायलेट कर रहे हो। Such thought process and conduct of the authorities who are to implement this beneficial legislation is not acceptable by this court, as the same is not only against the principle of national justice, but it is clearly an abuse of process of law, being not in accordance with the law. आपने प्रोसेस को अब्यूज कर दिया है। एक्चुअली इनके ऊपर कंटेम्प्ट डालना चाहिए। कोर्ट ने थोड़ा एक स्टेप ज्यादा जाके और कंटेम्प्ट दे दिया तो बहुत मजा आता था, पता है, क्योंकि एक्चुअली कंटेम्प्ट है यहाँ पर, लेकिन कंटेम्प्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वायलेट हुआ है। तो शायद यहाँ पे इसीलिए जज साहब आगे नहीं बढ़े, लेकिन उन्होंने बहुत क्लियरली बोला गया है कि भाई इट इज अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, और मानना पड़ेगा, तारीफ करना पड़ेगा इस जजमेंट की। बहुत क्लियर शब्दों में यहाँ पे फटकार दी गई है। Accordingly, the order dated 18/1/2025 and the order dated 5/2/2025 are hereby squashed and set aside. Rejection order को भी set aside कर दिया है और जो circular था उसको भी set aside कर दिया है। Any joint application presented on or before 31/25 or before any other further extension of time by the authority considered if any shall be accepted by the respondent. जिन जिन लोगों ने due time में अपना application भर के दिया है उनका application accept होगा। On the remittance of the differential amount contribution to the pension scheme to the employees provident fund scheme by the employees along with the applicable interest, higher pension shall be disbursed to them from the succeeding month of their remittance. हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि भाई आपको पहले तो फॉर्म एक्सेप्ट करने हैं, फिर उनको डिमांड लेटर दो, जैसी डिमांड लेटर का पैसा वापस मिलेगा 1 महीने के अंदर इनकी पेंशन स्टार्ट कर दो। द रीट पिटिशंस आर अलाउड, सारे पिटिशंस को अलाउ कर दिया जाता है। देयर विल बी नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट कनेक्टेड एप्लीकेशंस इफ एनी स्टैंड डिस्पोज ऑफ। अगर सिमिलर टाइप ऑफ केसेस है हाई कोर्ट में तो सब डिस्पोज ऑफ कर दिए, सबके लिए एप्लीकेबल मान्य होगा। और ये जजमेंट दिया था शंपा दत्त पॉल जे, जो जस्टिस थे, उन्होंने दिया था, और बहुत ही एक्सीलेंट जजमेंट दोस्तों यहां पर इन्होंने दिया है। तो दोस्तों मोटा मोटा तौर पर अगर इसको समराइज किया जाए, जजमेंट को समराइज किया जाए, तो 18 जनवरी का जो सर्कुलर था उसको स्क्वैश कर दिया गया। ईपीएफओ इज इन कंप्लीट वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑफ 2022। उन्होंने बिल्कुल वायलेशन यहाँ पे किया है। सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन खुद के लगा है, खुद ने अथॉरिटी ले ली अपने हाथ में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इंटरप्रेट करने की, और अपने मन मर्जी से जो मर्जी आए वो इंटरप्रेट करके लोगों के फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं। आम आदमी को इतना परेशान कर दिया कि क्या बताओ आपको। और पता है इसमें होगा क्या, जब लेजिस्लेशन सब चलते हैं ना, जब लीगल केसेस चलते हैं तो आधे से ज्यादा लोग तो मर जाएंगे जब तक इनके जजमेंट आएंगे, और जब तक ये एक्चुअली इंप्लीमेंट होगा आधे से ज्यादा लोग इस दुनिया से खत्म हो चुके होंगे, और उन सब का नुकसान हो जाएगा, उनके फैमिलीज का नुकसान हो जाएगा, उनके स्पाउस का नुकसान हो जाएगा। और इस बात पे ही ईपीएफओ शायद खेल रहा है। ईपीएफओ यही सोच रहा है कि भाई जब जब कोई हाईकोर्ट में केस जाएगा, वो केस जीत जाएगा, उसको दे देंगे, बाकी सबको रोके रखेंगे। तो भाई कितने लोग हाईकोर्ट में जाएंगे? बहुत हो के 1,00,000-2,00,000 लोग जाएंगे, तो 1,00,000-2,00,000 लोग को पेंशन दे देंगे अगर हाईकोर्ट का जजमेंट आ भी गया तो, क्या तकलीफ है। लेकिन बाकी लोग जो कोर्ट में नहीं जाएंगे उनको देने की थोड़ी जरूरत है। ये जो केस आया हुआ है दोस्तों, ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल बनता है जो लोग इस केस के पार्ट थे। जो 15 पिटिशन यहाँ पे दिए गए उन मेंबर्स को ये बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन ऐसे कई और केसेस है जो लोग कोर्ट में नहीं गए, उनका क्या होगा? उनके लिए कुछ नहीं है। तो ईपीएफओ यही खेल रहा है दोस्तों। ईपीएफओ यही सोच रहा है कि हमने 10.5 लाख एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी, इसमें से हार्डली 1,00,000-2,00,000 एप्लीकेशंस के ऊपर काम करना होगा, क्योंकि वही लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, वही लोग हिम्मत लगाएंगे, टाइम लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, इस तरह का जजमेंट लेके आएंगे, और इस तरह का जब जजमेंट आ जाएगा तो उन लोगों को हायर पेंशन दे देंगे। अब बाकी लोग जो 8-8.5 लाख लोग हैं जो हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, उनको भूल जाओ, वो मर जाएंगे, केस खत्म हो जाएगी। तो भाई इसीलिए जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे गुजारिश है कि भाई कोर्ट में अपील डालो, ये सब जजमेंट्स का रेफरेंस दो, मदुराई कोर्ट का जजमेंट दो, कलकत्ता हाईकोर्ट का रेफरेंस दो। मैं आपको पूरे वीडियो में पिटिशन नंबर दे रहा हूं, ये सब जजमेंट कोर्ट के सामने रखो, आपको हायर पेंशन मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको घर में बैठ के हायर पेंशन मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। कोई भी आपके लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं आने वाला है, आप ही को अपना केस लड़ना है। लड़ो, डिसीजंस आ रहे फेवर में। अभी तो पहले एक आया था मदुरा हाईकोर्ट का,
मदुरई हाई कोर्ट का, वो उन्होंने यहां पर यूज किया, ये दिया। अभी आपके पास 2 जजमेंट है, इनको यूज करो, कोर्ट केस डालो, थोड़ा पैसा खर्च करो। मैं आपको बता रहा हूं हायर पेंशन बहुत ही बेनिफिशियल स्कीम है। अगर आपको मिल जाती है तो आपका बुढ़ापा बहुत अच्छे तरह से जा सकता है, आपकी आने वाली जिंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से कट सकती है। तो दोस्तों कृपया करके, अगर आपने कोर्ट केसेस नहीं डाले, कृपया करके हाई कोर्ट में केसेस डालिए, थोड़ा सा पैसा खर्च कीजिए, सब लोग मिलकर पैसा लगाइए ताकि खर्चा कम आए, आगे बढ़िए। और इन्हीं सब एक्टिविटीज के लिए अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो दोस्तों ये जो आपको यहाँ पर क्यूआर कोड दिख रहा है, मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपके समान लोग हैं, बहुत सारे लोग जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए, ये सब इसके पार्ट है। बहुत सारे लोग जिनके एप्लीकेशन पास हो गए, जिनके हाई कोर्ट के जजमेंट आए, इनमें से एक व्यक्ति हमारे ग्रुप में है जिन्होंने ये केस लड़ा है ना। ऐसे लोग उस ग्रुप में है, आप आइए, उनसे पूछिए कि कैसे एप्लीकेशन भरा जाता है, कैसे कोर्ट केस लड़ा जाता है। मैं बता रहा हूं कोर्ट आपके फेवर में डिसीजन देगा, क्योंकि 2 डिसीजन ऑलरेडी आ चुके हैं। अपना हायर पेंशन क्लेम कीजिए दोस्तों, छोड़िए मत। ऐसे लेजिस्लेशंस, ऐसे रूलिंग्स बार बार नहीं आते। 2022 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट था, जो एम्प्लॉयज के फेवर में, मतलब ऐसा जजमेंट शायद ही इंडिपेंडेंस के बाद कोई आया हो जो इतना बेनिफिशियल, इतने वाइड स्केल पे कम से कम 20 से 25 लाख लोगों को एक साथ एप्लीकेबल हो जाए। और ऐसे जजमेंट की धज्जियां ईपीएफओ ने उड़ा दी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन से, और अब उनकी इंटरप्रिटेशन की धज्जियां उड़ा रहा है हाई कोर्ट। तो दोस्तों कोर्ट में जाइए, इतना बड़ा बेनिफिट मत छोड़िए, बेनिफिट छोड़ के आप बहुत बड़ा गलती करेंगे। कृपया करके आप कोर्ट में जाइए, केस डालिए। अगर आपको गाइडेंस में कमी हो रही है तो ये क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक देके रखा है हमारे ग्रुप का, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पर ओपिनियन दीजिए, लोगों की मदद लीजिए, आगे बढ़िए, अपना हक मत छोड़िए। हम अगर अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा दोस्तों। बहुत लोग शायद मेरे इस आर्गुमेंट से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल मेरे आर्गुमेंट से सहमत हूं कि भाई हमको हमारे हक के लिए खुद लड़ना होगा। एक माँ भी बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं है। तो अगर आप चाहते कि सिस्टम आपकी मदद करे तो आपको रोना होगा, आपको केसेस डालने होंगे, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना होगा, वरना तो दोस्तों आपका बेनिफिट चला जाएगा। अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। मैंने जो यहाँ पर कोर्ट केस का जस्टिफिकेशन आपको दिया, एक्सप्लेनेशन दिया, अगर वो आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैंने कुछ गलत बताया तो जरूर बताइए। अगर कुछ गलती हुई तो मैं उसके लिए माफी भी मांगूंगा और उसके लिए नया वीडियो भी लेके आऊंगा कि भाई सही चीज क्या हो सकती है। और दोस्तों जब तक आप लोग ऐसी वीडियोस को प्रमोट नहीं करेंगे, आप ऐसी वीडियोस को शेयर नहीं करेंगे, इसके साथ एंगेज नहीं होंगे, कमेंट नहीं होंगे, तब तक यूट्यूब भी ऐसी वीडियोस को आगे नहीं बढ़ाता। और फिर हम लोग रोते रहते हैं कि भाई क्यों हमको हायर पेंशन नहीं मिल रही, क्यों सरकार हमारे फेवर में काम नहीं कर रही। क्योंकि आपने क्या किया, आपने ना कोर्ट केस लड़ा, आपने ना ऐसी वीडियोस को प्रमोट किया जो आपके फायदे की बात कर रहे हैं, जो आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, आप उनको प्रमोट नहीं कर रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप अपना करते हुए कुछ भी नहीं कर रहे, आप ऐसे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, उसको प्रमोट भी नहीं कर रहे, फिर कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको घर बैठे कोई बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों कमेंट कीजिए, अपने व्यूज बताइए, एंगेज होइए, खुद को जगाइए, ऐसे वीडियोस को शेयर कीजिए अलग अलग ग्रुप में। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके हक के लिए लड़ रहा है। कौन सा चैनल है यूट्यूब पे जो आपके हक के लिए लड़ रहा है? कोई नहीं लड़ रहा है, हम लड़ रहे हैं। हमको सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन दबाइए, हम आपके लिए और वीडियो लाएंगे, आपकी आवाज को उठाएंगे। दोस्तों मैं इस देश का सिटीजन हूं, मुझे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है, किसी बाजू वाले के साथ भी गलत हो रहा है, तो मैं उसके लिए आवाज उठाऊं, मैं उसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, बहुत कुछ कर सकता हूं। संविधान मुझे हक देता है और हम इस हक को नहीं अवेल कर रहे। हमको आवाज उठाने की जरूरत है, हमको चीजें शेयर करने की जरूरत है, हमको ऐसे चैनल सब्सक्राइब करने की जरूरत है, हमको कोर्ट में जाने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है, अपना हक मांगने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप में एक वो स्पार्क जगेगा और आप कुछ एक्शन लेंगे। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हमारा जो ग्रुप हमने बनाया वो ज्वाइन कीजिए, वहां पर हमारे नंबर्स बढ़ाइए। आप जितने ज्यादा लोग रहेंगे, जितने ज्यादा लोग साथ में एक्शन लेंगे, उतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मेजॉरिटी ही सब कुछ है डेमोक्रेसी में, जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, उतने ज्यादा लोगों के सिग्नेचर्स हमको चाहिए दोस्तों। तो आप कीजिए, ज्वाइन कीजिए। एक सोशल रिवॉल्यूशन है, हमारे हक का रिवॉल्यूशन है। संविधान हमको पूरा हक देता, कोई पीएफ ट्रस्ट रूल हमको रोक नहीं सकता, कोई ईपीएफओ हमको नहीं रोक सकता, क्योंकि संविधान और सुप्रीम कोर्ट हमको ये राइट देता है कि हम हमारे हक के लिए लड़े। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएशन हो सके। मुझे बताइएगा कि क्या आपकी जिंदगी में इस जजमेंट से, मेरी इस फीलिंग से अगर कुछ
आपके इसमें वैलिडेशन हो रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों वैलिडेशन आपका चैनल है, आपके फायदे का चैनल है, आपके लिए बना हुआ चैनल है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।